तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसका बायोलॉजी का वो है मानव स्वास्थ्य और पोषण। ध्यान देना, मानव स्वास्थ्य और पोषण में कुल जो टॉपिक हमारे पास होते हैं वो होते हैं 7 मेनली। कार्बोहाइड्रेट और वसा, अमीनो अम्ल और प्रोटीन, विटामिन और खनिज, और लास्ट में एक ऐड होता है जड़ के तौर पर यानी कि पानी के रूप में। ध्यान देना, ये कुल ऐसे 7 टॉपिक हैं जो मानव को पोषण प्रदान करते हैं यानी कि ह्यूमन को न्यूट्रिशन देते हैं। अगर ये ना रहे तो ना तो हम पढ़ा पाएंगे ना ही आप पढ़ सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, दुनिया का सारा ज्ञान धरा का धरा तब रह जाएगा जब हमारा स्वास्थ्य क्या हो जाए, खराब हो जाए। एक दो मैसेज हमें आए हैं कि हमें कल से बुखार है, हम कल से काहे बुखार है, 2 दिन बाद हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो अपना स्वास्थ्य संभाल के रखना है। ध्यान देना, ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये हमारे लिए ऊर्जा किसके स्रोत होते हैं, ऊर्जा के। लगभग 100% ऊर्जा हमारी इन दोनों से मिलाकर के हो जाती है। हाँ, यहाँ पर लगभग लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत कहीं से और लेनी पड़ती है। अमीनो अम्ल और प्रोटीन 2 ऐसे हमारे पास कंपाउंड होते हैं जहां से हम अपनी कोशिका का निर्माण करते हैं यानी कि सेल का निर्माण कर लेते हैं, या यूं कहा जाए कि निर्माण के साथ साथ उसकी जो मरम्मत आदि के कार्य हैं या उसकी बनावट आदि की बातें हैं या पूरी शरीर का विकास जो हो रहा है वो इन्हीं दोनों से हो पाता है। किनसे? अमीनो अम्ल और प्रोटीन से हो पाता है। विटामिन और खनिज लवण 2 ऐसे हैं जो हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बेहतर करते हैं यानी कि जो हमारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं इनको बेहतर करने का पूरा प्रयास करते हैं, साथ में रोगों से लड़ने में यानी कि रोग प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं। तो कुल मिलाकर के इतने सारे हमारे तत्व हैं जो कंपाउंड हैं जो हमारे लिए एक तरीके से पोषण का कार्य कर रहे हैं और हमें जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में यहां से सवाल सीधे बन पाता है कि मुख्य तौर पर ऊर्जा के लिए कौन से होंगे और शरीर की बनावट के लिए और रोग प्रतिरक्षण और मेटाबॉलिक के लिए। ठीक है, तो यहां से कुछ ऐसे सवाल इक्का दुक्का आते हैं। इसके बाद जब आप एक एक करके पढ़ेंगे तो पहला जो टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। ध्यान रखें। हाँ भैया, लिखना है? नहीं लिखिएगा नहीं, पॉज कर देखो, लिखोगे तो टाइम लग जाएगा, इतना अंबार है। और आपने कहीं ना कहीं मैंने शायद लिखाया भी है या कहीं पहले से लिखे होंगे। बस सुनते रहिए और सुनने के साथ साथ जिनको बहुत आवश्यकता लगे इतनी स्पीड में लिखा जा सकता है क्योंकि मैं लिख रहा हूं ना, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। एक बार इसे रात में तेजी से भगा के देख लेना, वीडियो रहेगा। या अभी दिमाग बना के ये रखो कि जो 7-8 घंटे हम यहाँ बैठ रहे हैं ये रिवीजन के लिए बैठे हैं, पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं। बस हमारी मेमोरी को दोबारा रिवाइज करते चलना है और सवाल पर अपने ट्रिक पता करने हैं। ये जो सवाल है ये अपने आप में 250 है, लेकिन अगर इनको देखोगे तो 1000 की संख्या है इनकी। इनमें मैंने बहुत ट्रिकी सवाल रखे हैं, मतलब ऐसी स्थिति है कि 60 में से 30 भी ना लगा पाए कोई, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे कई सारे सवालों को मिक्स करके बनाया है जिससे कि एक साथ हमारे पाठ्यक्रम कवर हो जाए। ये पीछे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल रिकॉल वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार हमारे जरिए भी दोबारा रिकॉल कर लीजिए। बाकी पूरा हमारा प्रयास किस पर होगा? इन प्रश्नों पर होगा। क्योंकि सीधे प्रश्न पर आ जाएंगे तो बहुत से नव आगंतुक टाइप के अभ्यर्थी होते हैं वो घबरा जाएंगे, कहेंगे यह मनुष्य हमें क्यों परेशान कर रहा है। तो और मैं ना चाहता कि मुझे यूट्यूब की दुनिया भी देख रही है, ये दुनिया हमें मीठा मीठा नहीं जाने कैसे जानेगी, तो इसलिए हम दोनों को बेहतर तरीके से काम करना है। ठीक है ना? चलिए, बाकी सारा फोकस इसी पे है, इस नोट्स पे। चलिए, तो ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती है तो यहां से जो पूछा जाता है केवल 2-3 बातें पूछी जाएंगी। पहला कि ये प्राकृतिक रूप में कहां मिलता है नेचुरली, तो नेचुरल तौर पर हमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जी प्लस में दूध और अनाज, ये तो भोजन के तौर पर हमें मिल रहा है। लेकिन जब हम वस्त्र की बात करते हैं तो जो सेलुलोज होता है, नाम सुना ना, सेलुलोज, तो ये सेलुलोज वस्त्र का निर्माण करवाता है। और प्लस में जो हमारी करेंसी यानी नोट बन रही है, जो कॉपी बन रही है, किताब बन रही है, सारी की सारी किससे बनती है? सेलुलोज से। क्योंकि सेलुलोज कहाँ होता है? पेड़ और पौधों में मौजूद होता है। तो लगभग भोजन और वस्त्र निर्माण के लिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक है ना? अगर हम इसको नेचुरली देखें यानी कि नेचुरल के साथ केमिकली देखें, रासायनिक तौर पर, तो इसका जो रासायनिक मामला है वो ये है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और इनके अनुपात 1:2:1। एक बार सवाल ऐसा आ गया, लोगों ने गलती ये कर दी कि उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का कितना हो जाएगा? 2, 1 और 1। तो कई बार ये कर देते हैं हम गलती से कि हम 1, 2, 1 रटे होते हैं और रट करके वहां पर हम क्रमशः नहीं देख पाते कि पूछ क्या रहा है। तो हमें बस ये ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, अपना दिमाग खोल के बैठना है। बस इतनी सी कहानी है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए कोई नहीं, कोई बैठो। वही मैं कहूं कि ये श्रीलंका का आज खाली है। तो प्राकृतिक और केमिकली, रासायनिक तौर पर 3 तत्व है इसके पास है। कौन कौन से हैं? कार्बन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बनते हैं। ध्यान देना, अगर बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की तो ध्यान रखा
कि दैनिक ऊर्जा, ये एक सवाल बनेगा यहां से कार्बोहाइड्रेट में, कि दैनिक ऊर्जा अगर हमें 100% से कितना चाहिए, 100% दिन भर की, तो इसका लगभग 60 से 65% हिस्सा अकेले कहां से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि हम अधिकांश भोजन किसका लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। बचा हुआ जो और हिस्सा है यानी कि 30 से 35% हिस्सा, ये हमें मिलता कहां से, फैट यानी वसा से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वसा जो होती है ये ऊर्जा कैसा स्रोत है, प्राथमिक स्रोत मानते हैं, क्योंकि 1 ग्राम वसा से सेवन कितना मिलेगा, 9.2 किलो कैलोरी। और इसे क्या मानते हैं, द्वितीयक स्रोत। क्या मानेंगे, द्वितीयक स्रोत मानते हैं। क्यों मानेंगे, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितना मिलेगा, 4.2 किलो कैलोरी। तो अब यहां पर 2 सवाल अभी तक आए हैं। कैसे आए हैं, पूछा गया कि ऊर्जा का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। दूसरा सवाल आया कि दैनिक ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू क्या है, ज्यादा है। रीजन कि हम अपने दैनिक जीवन में केवल घी पीते हैं कि दाल चावल खाते हैं, ज्यादा दाल चावल खाएंगे, कभी घी भी खा लेते हो, नहीं अब इतना घी तो नहीं खाते हो, चेहरा नहीं तो लग रहा है घी वाला। चलिए ये क्लियर हुआ, ठीक। अब ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मोनो, डाई और पॉली। मोनो जो होते हैं ये मुख्य तौर पर 2 होते हैं मेनली, एक होते हैं पेंटोज, क्या होंगे, और दूसरे होते हैं हेक्सोज। कौन से होंगे, हेक्सोज। पेंटोज में कार्बन की संख्या 5 और हेक्सोज में कार्बन की संख्या 6। क्लियर हुआ। डाई जो होते हैं ये 2 मोनो से मिलकर बनते हैं। किससे मिलते हैं, जब 2 मोनोसैकेराइड मिल जाए तो बनता है डाई, और इनके बीच एक बंध बनता है, इसे बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, एमाइड बॉन्ड बोलते हैं। और जब 10 से ज्यादा मोनो बन जाए, कितने, 10 प्लस मोनो मिल जाए, और ये अनंत तक, कहां तक, इन्फिनिटिव तक हो जाए, तो ये क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड बनते हैं। मेनली तीनों से हमारे एग्जाम में सवाल बन सकता है। खास करके जो सवाल बना वो मोनो के हेक्सोज से बना है, पेंटोज से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं। तीनों तो बातें क्लियर हुई, मोनो, डाई और पॉली। डाई में 2 मोनो और पॉली में 10 से ज्यादा मोनो। ध्यान देना, ये जो मोनो और डाई है ये जल में घुल जाते हैं, लेकिन पॉली जो होते हैं वो जल में घुलने में बड़ी दिक्कत करते हैं। कुछ है जो घुलते हैं, बाकी सारे के सारे अघुलनशील होते हैं। ये ऊपर के दोनों स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते, मान के चलना ये बातें। अब अगर हम आपको मोनो के साथ बातचीत करें तो मोनो में कार्बन की संख्या से जोड़ा जाता है, तो कार्बन की संख्या अगर 6 है तो क्या होगा वो, हेक्सोज। और हेक्सोज के 3 बड़े एग्जांपल होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ध्यान देना, ग्लूकोज की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे ब्लड में कहां होगा, ब्लड में होता है। इसके हम अन्य नामों से भी इसे जानते हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं, इसे हम रक्त की शर्करा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे रक्त में पाया जाता है। दूसरा, इसे हम अंगूर की शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कहां, अंगूर में होती है। इसके अलावा 2 बड़े नाम है आपको ग्लूकोज के आधार पर। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, डेक्सट्रोज, क्योंकि जो जैसे देखा होगा ना ग्लूकोन डी खाते हैं हम लोग, रीजन डी का मतलब है ग्लूकोन डी और डेक्सट्रोज, डेक्सा रोटेटरी और लेबो रोटेटरी। तो जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं वो कैसा होगा, डेक्सा, तो नाम क्या हो गया इसका, डेक्सट्रोज के तौर पर हो गया। एक और सवाल आपसे यहां से आ सकता है, वो ये हो सकता है कि ब्लड में इसकी मात्रा कितनी मानी जाती है। देखो बहुत ज्यादा फैक्ट से हम बचाएंगे आपको, लेकिन कुछ फैक्ट आपको दिमाग में रखने होंगे। तो ध्यान देना, 80 से लेकर के 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सवाल पूछा गया है कि इसकी वैल्यूएशन किसमें मापी जाती है, तो डेसीलीटर में। तो 80 से लेकर के 115 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की वैल्यूएशन है। ये एक आदर्श मात्रा होती है। कैसी मात्रा, यानी कि अगर हमें मधुमेह नहीं है, हम स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये वैल्यूएशन हमारे ब्लड में मिलेगी। अगर इस वैल्यूएशन से हम नीचे आ रहे हैं और ये वैल्यूएशन 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर चली गई, तो ये कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कहलाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया के तौर पर जानते हैं। इसमें व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यानी खून में मिठास गायब हो जाएगी, और जब खून में मिठास गायब हो जाएगी तो हम बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की व्यापक कमी हो जाएगी। अब ये वैल्यूएशन अगर ऊपर जा रही है मान के चलो, और 240 प्लस चली गई, तो ये कहलाता है हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कहलाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और यही जो हाइपरग्लाइसीमिया का मामला है, यही मामला आगे चल के मधुमेह क्या खड़ा करता है, मधुमेह या डायबिटिक की स्थिति लाता है। तो 240 प्लस मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, और ये अगर सप्ताह भर बना रहे और कई मर्तबा 300 तक पहुंच जाता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या घोषित कर देंगे कि आपको मधुमेह हो गया है, जिसे हम शुगर या डायबिटीज कहते हैं। हमारे आसपास आज के दौर में शुगर के मरीज बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि उनका वैल्यूएशन इतना ज्यादा मिल रहा है। तो हमने ये बात आपको बताई। अभी हमारा आपका जब नापेंगे तो कितना मिलेगा, 80 से 115, है ना। कोई ऐसा तो नहीं जो डायबिटिक टाइप का व्यक्ति हो यहाँ पर,
आपने नपाया है क्या? हाँ, आजकल बच्चों को हो रहा है, छोटे छोटे, है ना, 10 साल के बच्चों तक का हो जा रहा है। तो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है कि डायबिटीज हो गया आपको। भाई खुनवा में तो है ही, 115 सबके खून में है, और उसे बढ़ा दीजिए। एक दिन क्या करिए कि चाय के ऊपर जलेबी खाइए, जलेबी के ऊपर काला जाम, काला जाम के ऊपर चीनी फाकिए, ऐसा करके देखिए, और 2-4-10 दिन कर डालिए। भगवान ऊपर से शक्ति मार देंगे आपके ऊपर, कहेंगे तथास्तु, ले जाओ। तो वो वाली कहानी ना करिए। यहां से एक सवाल बना, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यूएशन याद रहेगी ना, 80 से 115 सवाल पूछा है मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर का, ठीक है। इसके बाद जो फ्रक्टोज वाला मामला है और गैलेक्टोज का मामला है, ध्यान देना। फ्रक्टोज दुनिया की सबसे मीठी, क्या है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। एक और खास बात इसकी यह है कि इसे फल की शर्करा कहते हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में अगर ये कहीं है तो कहाँ है ये, शहद में। कहां पर है, शहद में। इसे ज्यादा खाने से मोटापा भी होता है ना। तो अगर हम ज्यादा फल खा रहे हैं तो मोटापा के चांस बढ़ने के पूरे अवसार होते हैं। एक और बात है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो होता है ये दूध में कहां पर होगा, तो इसे हम दूध की शर्करा भी कहते हैं। बस ध्यान देना, यहां से जो सवाल बनेगा वो होगा दूध की सरल शर्करा। क्या पूछा जाएगा? हाँ, दूध में 2 तरह की शर्कराएं हैं, एक लैक्टोज और एक गैलेक्टोज। तो लैक्टोज सरल नहीं है, लेकिन गैलेक्टोज क्या है, सरल है। तो अगर बहुत ध्यान से सुनना उसको, जो एग्जाम में लिखा रहेगा, यदि पूछा जाए कि दूध की सरल शर्करा तो गैलेक्टोज, और दूध की शर्करा तो लैक्टोज। कोई दिक्कत तो नहीं आता। यहां से इतने ही सवाल पूछे जाएंगे, बाकी कोई कुछ बात पूछी नहीं जाएगी। अब इसके बाद डाइसैकराइड तो अपना ये। अब ध्यान देना, डाइसैकराइड के 3 बड़े एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। एक होगा सुक्रोज, दूसरा होगा माल्टोज, और तीसरा होगा लैक्टोज। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे आपके लिए। हम उतनी ही बात करेंगे जितने से काम बने, ठीक है ना। सुक्रोज का जो निर्माण होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, किसको मिला के, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। माल्टोज जो बनते हैं वो ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं से माल्टोज बनता है। और जो लैक्टोज है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जो हमें मिला ना अभी, गैलेक्टोज। तो ये 2 और 3 ऐसे हमारे पास डाइसैकराइड हैं जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। बाकी हैं तो कई सारे, 10-20 के आसपास हैं, लेकिन 3 एग्जाम में खूब धूम धड़ाके से आते हैं। ये जो सुक्रोज है, अच्छा यहां पर मैं ये लिख दूं डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, तो कोई दिक्कत, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार सवाल कठिन करने के चक्कर में वो डी लगा देंगे, तो डी लगाने का मतलब ह्यूमन के लिए क्या है, ये अच्छा है, गड़बड़ नहीं है। अगर यल लगा होगा तो क्या हो जाएगा, खराब। यल लगी हुई चीजें हम खा नहीं सकते, क्योंकि लेबोरेटरी कैसी है, लेबोरेटरी है, और डेक्सा वाला ही हम सेवन कर पाएंगे। तो कई बार आपको ग्लूकोज की जगह क्या लिखा होगा, डी, या फ्रक्टोज जगह क्या लिखा होगा, डी। तो आप उसे गलत मत मानना, क्या मानना, सही ही है वो। ध्यान देना, सुक्रोज जो होते हैं ये ज्यादातर हमें मिलता कहां से है, चुकंदर से। कहां से मिलेगा, चुकंदर से। और दूसरा गन्ने के रस से, यहां से मिल जाएगा। और जो माल्टोज है ये हमें मिलता है अनाज से। अब खास करके जो जौ है ना, वहां से मिला। बाकी आजकल जितने मोटे अनाज हैं, क्योंकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रहे हैं, अभी G20 में सब आए थे, सबको हम ज्वार बाजरा कोदो सामा खिला के भेजे हैं, जितने भी आए थे ये सब आए उधर से, सब बड़े बड़े आदमी। तो मोदी जी ने सबके लिए वही सब बनवा दिया था, ज्वार बाजरा जो हम लोग नहीं खाते हैं, और खिला के भेज दिए, है ना। लोगों ने कहा हमारे यहाँ गाय खाती है, हाँ ठीक है, बट उसी का वर्ष हम मना रहे हैं। उनको भेजा गया था ना कि उनको दिखा, दिल्ली के आसपास लेके गए थे दिखाने की खेती कैसे होती है ज्वार बाजरा की। तो है बड़े लोगों के बड़े शौक, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हमारे यहाँ तो सब गाय भैंस खाती है बट वो बड़े लोग हैं। हालांकि खाना चाहिए, हम लोग भी खाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो क्लियर हुआ। अब ध्यान देना, जो लैक्टोज है ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको, मानव माता के दूध में। कहां पर, मानव माता के दूध में। दूसरा गाय के दूध में, और नंबर 3 पर भैंस। याद रखना, ये क्रम कई बार पूछा गया हुआ है। तो ये 3 ऐसे हमारे पास हैं जो डाइसैकराइड के एग्जांपल्स होते हैं, और इनके मिक्सर जो होते हैं, माल्टोज का कितना हुआ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। यहां से ये सवाल बनेगा। इसके बाद पॉलीसैकराइड के कई सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मैं एक एक करके सब पर बातचीत करूंगा। जैसे ध्यान देना, एक होता है स्टार्च, नाम सुना है, ठीक है। तो जब हम स्टार्च के जुड़े हुए सवाल पूछते हैं तो ध्यान रखना, इसे हम हिंदी में मंड कहते हैं। क्या बोलेंगे, मंड कहेंगे। ये एकमात्र ऐसा पॉलीसैकराइड है जिसको हम भोजन के तौर पर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी आलू और चावल है, ठीक है, ये सारे के सारे किसके स्रोत माने जाते हैं, पॉलीसैकराइड, खास करके स्टार्च के स्रोत माने जाते हैं। बशर्ते हमें ये गलती नहीं करनी है। कई बार हम कच्चा आलू और चावल खा लेते हैं, ऐसा होता है क्या, कच्चा चावल को जो खाते हैं
तो कच्चा स्टार्च खाने से पेट में वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे आप कच्चा स्टार्च खा लेंगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें इसे पानी में उबाल कर खाना चाहिए। इसलिए स्टार्च के वजह से आलू फट जाते हैं उबालने के बाद, और चावल का आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। कई बार यहाँ से कुछ और सवाल है, जैसे कि जो कैप्सूल की कवर बनती है ना, कहाँ से बनती है? इसी से जाके अंदर गल जाता है वो, ठीक। इसके बाद एक और आपको पॉलीसैकेराइड मिलेगा जिसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, ठीक है ना, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये मौजूद है, क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, इन सभी की जो बनावट है वो किससे हुई है? सेलुलोज से हुई है। अब अगर ये सेलुलोज यहाँ पर हमें प्लांट से मिला है, अभी भी हम लोगों ने चर्चा की हुई थी कि जो हमारा वस्त्र का निर्माण हो रहा है, या जो हमारा कॉपी किताब बन रही है, या जो हमारे फर्नीचर्स बन रहे हैं, वो किसके बन रहे हैं? सेलुलोज के ही बनते हैं। इसलिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। एक और हमारे पास है जिसका नाम है काइटिन। नाम सुना है? ठीक है। काइटिन भी एक प्रकार का संरचनात्मक, कैसा है? संरचनात्मक है। और सेलुलोज भी कैसा है? संरचना उत्पन्न कर रहा है ना, ठीक है। ये खास करके जो कीट होते हैं या पतंगे होते हैं, इनकी ऊपरी सतह पर, कहाँ होगा? ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं। तो 3 याद हुए पॉलीसैकेराइड, कौन कौन से? स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है। एक और होता है चौथा, ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। ध्यान देना, यहां से 2 सवाल बनेगा। पहला सवाल आता है कि जो एनिमल सेल होती है, मानव की जो कोशिका होती है, ये किस प्रकार के भोजन का संग्रहण करती है? तो जवाब हो जाएगा ग्लाइकोजन। किसका? प्लस फैट। किसका? फैट। अगर आप हमारी कोशिकाओं को निचोड़ेंगे तो या तो ग्लाइकोजन पाएंगे ईंधन के रूप में, या तो फैट पाएंगे। यही 2 चीजों की रीजन क्या है? हम भाई ऊर्जा के तौर पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का ही उपयोग करते हैं, तो हमारी कोशिकाएं ऊर्जा देने के चक्कर में 2 ही मुख्य भूमिका निभाती हैं। अब ध्यान देना कि ग्लाइकोजन को हम अपने लिवर में, कहां पर? लिवर में, और प्लस में अपनी मसल्स में, इन 2 जगहों पर स्टोर कर लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य लगभग 550 ग्राम ग्लाइकोजन मैक्सिमम स्टोर कर सकता है, और उसकी जो वैल्यूएशन है वो सबसे ज्यादा लिवर में होती है। यानी लिवर में लगभग 250 ग्राम का ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है। बाकी बचा हुआ ग्लाइकोजन पूरी मसल्स में होता है। इसी ग्लाइकोजन के कारण हमारी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जैसे अभी हम चाहें तो अपना हाथ पैर खोल बटोल ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ग्लाइकोजन क्या है? काम है, सही से काम कर रहा है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हम पूरी अपनी शरीर टाइट कर देते हैं। कर क्या देते? हो ही जाता है। कर कहां से देंगे, है ना, ठीक है। तो टाइट होने का मतलब है ये कंडीशन रिगार मोर्टिस कहलाती है, और हमारा ग्लाइकोजन धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। कई बार हम अनशन पर बैठ जाते हैं, मतलब अभी तो बैठे नहीं हो, लेकिन कई बार बैठोगे तो अनशन या व्रत करते समय जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है वही कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में, और हमें 1 या 2 या 3 दिन तक ऊर्जा देने की कोशिश करता है। क्योंकि लिमिटेशन है ना, 250 ग्राम ही तो है। तो ऊंट तो वो नहीं कि ऊंट में ढेर सारी चर्बी लेके घूम रहे हो। तो 1 आध हफ्ता तक हम जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सूख के कांटा हो जाएंगे। एकदम अरविंद केजरीवाल उस जमाने वाले दिखेंगे, 2011 वाले। भाई हंस क्यों? ऐसे क्या हंसने वाली बात है? उनका फोटो देखा होगा ना, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल साहब का। तो नहीं, दोनों लोग अनशन में थे ना, तो दोनों की स्थितियां बड़ी खराब हो गई थी, कारण कि उन्होंने वाकई में कुछ खाया पिया नहीं। वो ऐसा काम नहीं करते थे कि साइड में बैठे और अंदर में वो बाथरूम में जाके पिज्जा खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, प्रॉपर बैठे थे। तो ये स्थितियां बनती है कि हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन क्या हो जाता है? कमजोर होने लगता है। यहां से इतने सवाल बनेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो यहां से कोई दिक्कत तो नहीं? कार्बोहाइड्रेट का मामला यहीं तक है, इसके अलावा कोई पूछने वाले नहीं है। इसके बाद का जो दूसरा टॉपिक है वो है वसा, ट्रांसफैट और वसी अम्ल और कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये हालात किसकी किसकी है? मेरी तो आ गई है धीरे धीरे, आपकी भी आ रही है। जिस दिन आप पैसा कमाना शुरू करोगे आ ही जाएगी। चलिए अब ध्यान देना, वसा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में भी ये हमें ज्यादा मात्रा की ऊर्जा दे रहा है। अगर हम इसके सामान्य परिचय की बात करें तो ध्यान देना, फैट के बारे में समझना। अगर हम इसका केमिकल कंडीशन देखें रासायनिक तौर पर, तो यहां भी केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, परंतु इसे परसेंटेज वैल्यू वाला मामला नहीं बन पाता, कारण कि ये बहुत बड़े आकार के होते हैं। यहां पर सबसे समझने वाली बात यह है कि इस पूरी कहानी में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम होती है, और सबसे कम होने के नाते आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन के पास कैलोरिक मान बहुत ज्यादा होता है, और जिसके पास कैलोरिक मान ज्यादा होना शुरू हो जाए वही हमें ऊर्जा देता था। सॉरी, मैं थोड़ा सा अपोजिट बता रहा था। हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा होने के नाते इसमें कैलोरिक मान क्या है? सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि हमें ऊर्जा क्या करेगा? बहुत ज्यादा देगा। इसमें सबसे कम वैल्यूएशन किसकी है? ऑक्सीजन की।
यानी कि ऑक्सीजन का अगर मैं इमोजी बनाऊं तो बहुत अच्छा इमोजी नहीं है। सबसे बेहतर इमोजी किसका है यहाँ पर? हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन कम होने के नाते ही हम इसका पाचन बहुत तंदुरुस्ती रूप में नहीं कर पाते। रीजन कि अगर ज्यादा खा लेंगे, ऑक्सीजन की वैल्यूएशन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है, पचने में बड़ा मुश्किल पैदा करेगा। अब एक लिमिटेशन रूप में खाएंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा होने के नाते ये हमें ऊर्जा बहुत ज्यादा देगा। और ऊर्जा का जो मामला वो है 1 ग्राम अगर ऑक्सीडाइज करेंगे हम तो हमें लगभग 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। हालांकि अभी दुनिया में ऐसी कोई वसा बनी नहीं है जो इतना दे सके, मिलावटी है ना सारी की सारी। ये एक प्रायोगिक मान है जो कि मिलता नहीं है, हमें मोटा मोटा मिल पाता है तो 7-8 के आसपास मिल पाता है। फिर भी तुलनात्मक रूप में ऊर्जा के मामले में वसा सबसे ज्यादा उच्चतर स्तर पर है और मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप अगर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी हमारे पास अगर कंपाउंड में एलिमेंट देखें तो कितने हैं? चौथा एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, केवल 3 से ही हमारा काम बन जा रहा है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें और सबसे कम क्या है? इतना दिमाग में है ना। पूरा का पूरा वसा वाला टॉपिक हाइड्रोजन की कमी को लेकर के पढ़ा जाता रहा है। अगर हम आपको वसा के प्रकार बताएं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटी सी जानकारी ये है कि वसा जल में घुलनशील होती है कि नहीं? जल में घुलनशील नहीं होती ना, ठीक है। कहाँ घुलनशील होगी ये? डिटर्जेंट में और पेट्रोल में और एल्कोहल में। इसीलिए सैनिटाइजर में क्या मिलाया गया? क्योंकि जो भी वायरस होते हैं उनकी बाहर की जो त्वचा होती है किसकी होती है? बाहर की जो खोल होती है वो बनी होती है फैट, वसा की, और आके चिपक जाते थे हमारे हाथ में। क्योंकि उनका बाहर का खोल वसा का था, चिपकने की वजह से हम पानी से धोते तो साफ नहीं होते। हमने एल्कोहल का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर लगाया, और लगभग कितने % होता है एल्कोहल सैनिटाइजर में? 60। कितना होना चाहिए? एक बेहतर, याद रखना, एक बेहतर सैनिटाइजर में लगभग 60% एल्कोहल होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि हम 20 रुपए वाला लेते हैं ना, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, तो उसमें तो बस 10% एल्कोहल होता है, बाकी कुछ पानी और ग्लू मिला देते हैं। जो रेलवे स्टेशन बिकता देखा होगा 50 रुपए का, वो किसी काम का नहीं, वो कोई वायरस ना मार पाए। कोरोना तो बहुत बड़ी बात है ना। वो ऐसा कोई वायरस ना मार पाए जो खुद ही मरा हुआ हो। कोरोना मारने के लिए अच्छा खासा लाना पड़ेगा, जो कि शायद हम लोगों ने नहीं लिया कभी। आता है 200-250 का आता है छोटा सा, उसको जो मारोगे तो शराब जैसा गंध आएगा, है देखा है, और जल्दी उड़ जाएगा। ये वाला लगाओगे तो हाथों में लपट जाता है, एकदम हटता नहीं है वो जल्दी से। तो बस यही सबसे बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा को अगर देखा जाए 3 तरह की वसा है। एक है हमारे पास सैचुरेटेड, दूसरी है अनसैचुरेटेड, और तीसरी है ट्रांसफैट। अब ध्यान देना, अगर मैं संतृप्त वसा को सावधानी पूर्वक समझाऊं तो ऐसे समझना इसको कि ये सामान्य तापमान यानी कि 20 से 22 अंश सेल्सियस तापमान को हम एक नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं, सामान्य तापमान, और इस पर ये हमेशा ठोस अवस्था में ही आपको मिलेगी, द्रव अवस्था में नहीं जाएगी। एक और खास बात कि इसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, इसमें किसी कमी ज्यादा होती नहीं है। और कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि सब कुछ पर्याप्त है, इसलिए बॉन्ड का हमें सिंगल से काम बन जाएगा, डबल बॉन्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्याप्त मात्रा का हाइड्रोजन है और कार्बन को 4 चाहिए, चारों तरफ से हाइड्रोजन क्या हो गया, लग गया। तो जब चारों तरफ से लग गया तो सिंगल बॉन्ड से काम हमारा चल जाएगा, कोई दिक्कत? ध्यान देना, ये जो संतृप्त वसा होती हैं ये स्वास्थ्य के लिए उतनी बेहतर नहीं होती हैं, यानी कि इनको हम क्या मानते हैं? हानिकारक मानेंगे। क्यों मानते हैं हानिकारक? क्योंकि ये LDL को बढ़ा देती है। किसको बढ़ा देंगी? LDL कोलेस्ट्रॉल आगे मिलेगा, इसको बढ़ा रही हैं, और इससे बढ़ते ही हार्ट अटैक, किसकी संभावना? हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है, और मोटापा तो बढ़ना शुरू ही हो जाता है अगर हम ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो। लेकिन ध्यान देना, एक सामान्य मात्रा में इनकी आवश्यकता हमें होती है। सामान्य मात्रा का मतलब बहुत थोड़ी बहुत मात्रा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसे अगर ठीक ठाक चलाना है तो हमें क्या खाना होगा? संतृप्त वसा, जैसे कि घी का सेवन करना या मक्खन का सेवन करते रहना, अथवा चर्बी खाना, है ना, या मांस का सेवन करना, या ये सब नहीं मिल पा रहे हैं तो अपवाद के तौर पर 2 होता है, एक आपका नारियल का तेल और दूसरा पाम ऑयल या ताड़ का तेल। आमतौर पर जितनी भी जंतु वसाएं हैं ये सारी की सारी खतरनाक होती हैं, क्योंकि सारी की सारी कैसी होती हैं? संतृप्त ही होती है। केवल एक ऐसी वसा है जिसको हम बोलते हैं मछली का तेल, वो खराब नहीं होती, वो असंतृप्त में जाएगी। 2 ऐसे एग्जाम्पल अपवाद के तौर पर, ताड़ और नारियल, जो कैसे होते हैं? पादप होते हैं, और पादप होने के बावजूद कैसे हैं ये? असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत? ये सब पता है? पहले से पता होगा ना? नहीं पता, दिमाग में रखते रहिए, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना, असंतृप्त वसा की कहानी नाम से क्लियर है कि इसमें अनसैचुरेशन है। क्या है? अनसैचुरेशन है। और अनसैचुरेशन का मतलब कि बेचारा जो हाइड्रोजन है अब वो क्या हो जाएगा?
कमजोर हो गया, यानी कि इसकी वैल्यूएशन कमजोर हुई। और जब हाइड्रोजन की वैल्यूएशन कमजोर होगी तो जब एक कक्षा में क्लास में 50 लोग बैठे थे और उसमें से 10 लोग निकल के चले गए तो विरलता बढ़ेगी कि सघनता बढ़ेगी? विरलता बढ़ गई। हाइड्रोजन जैसे कम हुआ, अब ये 20 से 22 पर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में। कैसी हो जाए? द्रव अवस्था में या अर्ध ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे पास जो वसा द्रव अवस्था में होती है वो लगभग तेल बन जाती है। आपने देखा ना, सरसों का तेल, जैतून का तेल, आंवले का तेल, ऑलिव ऑयल, जो भी हम खा रहे हैं, सूर्यमुखी का तेल, यानी जितने भी तेलों का हम सेवन कर रहे हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे? अनसैचुरेशन। कैसे हो गए? अच्छा, एक और मन में सवाल आपके आता होगा कि यहां पर हाइड्रोजन पर्याप्त है और यहां पर हाइड्रोजन, तो अगर हम घी खाएं तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी कि तेल खाएं तो ज्यादा ऊर्जा मिलेगी? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन क्या है और यहां पर हाइड्रोजन, तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? तो असंतृप्त में ऊर्जा कम और संतृप्त में ऊर्जा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है। जो असंतृप्त वसा होती हैं ये स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत मान के चलना कि अब कल से हम 2-2 बोतल असंतृप्त वसा पीना शुरू कर दें, है ना? क्योंकि ये हानिकारक है बट तुलनात्मक रूप में कम है। जितना भी हमारे पास एडिबल ऑयल है या खाद्य तेल होते हैं, लगभग इनकी वैल्यूएशन बताऊं तो कैसे होंगे वो? असंतृप्त। जैसे मान के चलना जैतून, सोयाबीन, सरसों, जब से हमारा जन्म हुआ कौन सा खा रहे हो? सरसों, ठीक है। सूर्यमुखी, हाँ, जो शहर की तरफ रुक करके वो सूर्यमुखी खाना शुरू कर दिए। गांव वाले आज भी क्या खा रहे हैं? घर से लेके आते हो, गांव में पेरवा करके फिर शहर लेके आते हैं। ध्यान देना, हमें लगातार सरसों का तेल नहीं खाना चाहिए, कम से कम 2-3 तरह के तेल खाने चाहिए। सरसोई में सूर्यमुखी, सरसों, और तीसरा एक आप रख सकते हैं मूंगफली। क्या रख सकते हैं? मूंगफली। ये 3 ऐसे तेल हैं। देखो, आप एग्जाम देके आओगे, निकालोगे, लेकिन हमारा काम ये भी तो है ना कि कल को आप नौकरी का पा गए तो अच्छा एसडीएम बनाने के लिए अच्छा खाना बताना पड़ेगा ना। तो 3 तरह का तेल रखना, पैसा जब हो जाएगा तो। अभी सरसों, सोयाबीन या मूंगफली और सूर्यमुखी। ध्यान देना, एक शब्द होता है आयोडीन वैल्यू, नाम सुना है? इसे बोलते हैं आयोडीन मात्रा। ये जो आयोडीन मात्रा होती है ये जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर खाद्य तेल होता है। समझना इस बात को, कई बार सवाल आ सकता है आयोडीन वैल्यू किससे डिपेंडेंसी होती है? तो किसी भी तेल का अनसैचुरेशन लेवल क्या बताता है? ये अनसैचुरेशन लेवल बता रहा है कि कोई तेल कितना असंतृप्त है। ठीक है, कोई तेल कितना असंतृप्त, वो कब बताएगा? आयोडीन मात्रा बताती है। जैसे अगर मैं आपको सबसे बेहतर तेल बताऊं तो वो है सनफ्लावर। इसका आयोडीन वैल्यू 110 प्लस है। कितना है? 110 प्लस है। अब सोच के देखो कि ये बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको नारियल तेल बताऊं तो नारियल तेल की आयोडीन वैल्यू 20 के आसपास, कितनी है? 20 के आसपास है। तो जिसकी आयोडीन वैल्यू सबसे कम वो उतना अच्छा नहीं, जिसकी सबसे ज्यादा वो उतना बेहतर तेल। तो अक्सर हमारे दैनिक जीवन में सभी तेलों की तुलना में सबसे टॉप लेवल का आयोडीन वैल्यू होती है सूर्यमुखी के तेल में। इसलिए कई बार डॉक्टर, एक बार सवाल आया कि हार्ट अटैक के मरीज को डॉक्टर निम्नलिखित में से कौन से तेल के सेवन की सलाह दे सकता है? तो जवाब क्या हो जाएगा? सनफ्लावर। क्योंकि क्या वैल्यूएशन ज्यादा है इसकी? आयोडीन वैल्यू। ठीक है, टिक लगा दोगे? आपसे पूछ सकता है ना ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, आयोडीन नंबर, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो ऑक्टेन नंबर पेट्रोल, सीटेन डीजल और आयोडीन किसका हो गया? तेल की अनसैचुरेशन वैल्यू। जितना बेहतर आयोडीन नंबर उतना बेहतर हमारा तेल, एडिबल ऑयल। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब समय के साथ कहानी ऐसी बढ़ी कि लोगों के साथ क्या हुआ? तेल की वैल्यूएशन बढ़नी चली। कहां तक बाबा रामदेव तो जिंदा थे नहीं कि वो दुनिया में घी पैदा कर देते। तो घी था ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को क्या हुआ? अच्छा, ज्यादा बड़ा कर रहे हैं? नहीं, बड़ा लालच के मारे दिक्कत हो जाएगी। ये तो आप खाते भी नहीं हो। चलिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद घी की इतनी डिमांड बढ़ी कि लोगों ने फिर इसको प्रयोगशाला में बनाना शुरू कर दिया। अब जब जांच हुई कि बने तो कैसे बने, तो बनने का जो तरीका रहा वो ये रहा, इसे कहा गया हाइड्रोजनीकरण। क्या कहा गया? हाइड्रोजनीकरण के तौर पर जाना गया। और हाइड्रोजनीकरण की कहानी ऐसी बढ़ी कि कोई भी हमने वनस्पत तेल लिया है ना, यानी कि वनस्पत तेल का मतलब जो भी हम खेतों में बोते हैं, जैसे सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन आदि आदि,
और इसमें मिला दिया हमने हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कमी किसकी होती है? हाइड्रोजन की। और इसको जब हमने गर्म किया लगभग 140 डिग्री पर, तो हमें कुछ ना मिला। एक दिन अचानक छोटे छोटे डब्बे में निकिल के बुरादे रखे गए थे। और निकिल कैसा होता है? वो इनके इस लिक्विड में गिर गया। व्यक्ति ने गुस्से के मारे उसे रख दिया बाहर कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जहां पे रिसर्च चला वहीं पे निकिल का बुरादा रख देते हैं। आधे घंटे बाद जब देखा तो वहां पर ये जम चुका था और बन चुका था वनस्पति घी। क्या बन चुका था? तो पता चला कि ये पागल इंसान ये तो क्या कर रहा है? उत्प्रेरक का काम। किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। तो अगले दिन से कहे कि ये बहुत सही काम कर दिए तुम, कि ये जो निकिल है इसको भी हमेशा डाला जाएगा और हमें क्या मिलेगा? वनस्पति घी। इसी को हम लोग क्या जानते हैं? डालडा नाम सुना है? हाँ, वास्तव में डालडा एक ब्रांड है ना? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस फैट। क्या बोलेंगे? ट्रांस फैट। अब सोचो कि कितना खतरनाक है ये। ऑलरेडी इसमें वनस्पति तेल है, बाहर से क्या डाला हमने? और क्या डाला? ये लिक्विड, ये गैस, ये ठोस, यानी कि तीनों स्वरूपों को मिला करके एक सॉलिड स्वरूप हमने बनाया। और इतना सॉलिड बना कि इसमें अब हाइड्रोजन सबकी तुलना में ज्यादा हो गया और इतना कठोर हो गया कि कभी अगर गांव में आपने देखा होगा डालडा, तो इसको काटना पड़ता है ना? घी को कभी काटना नहीं पड़ता, कितना भी हरामी हो जाए, बदमाश हो जाए। लेकिन डालडा कैसा है? एकदम हलवाई देखो लिए इतना बड़ा खुरपा बना के रखता है, काट काट खा रहा है। तो अब जब आया ये 1950 के आसपास, 1950 के आसपास, तो लोगों को लगा यार बड़ी गजब की चीज है। लोगों ने कहा कि घी अब हम खाएंगे ही नहीं। हम क्या खाएंगे? नई चीज सबसे पहले अमीर लोग खाते हैं, गरीब लोग पा ही नहीं पाता। अमीरों ने खूब खाया इसे, और जितना खाते गए उतना ही यहाँ पर दर्द हुआ। एक दिन अमीर बैठे बैठे मर गया। दुख तब हुआ कि जब गरीब के पास आ गया। ये किसान खेत में हल जोत रहा था और उसके जब तक उसके नाश्ते के लिए जाता ना खेत में, तो रोटी जाता है या कुछ अपना चला गया। जब उनके यहाँ की बिटिया ने बना दिया पिज्जा, बर्गर, और किसान के उसमें डब्बे में बर्गर चला गया। किसान भी कहा है रे ये? कह रहे बाबू नया चीजें खा लीजिए। तो भाई किसान सोच रहे हमारी बिटिया बनाई हुई है। अच्छा, ये काम करते करते एक दिन हल जोतते थे, उसके यहाँ दर्द हो, वो भी गिर गया। तो लोगों को लगा क्या मामला है ये? तो बताया कि ये जो डालडा खा रहे हो यही है। इसने क्या किया कि हमारे पूरे की पूरी शरीर में एक बीमारी पैदा कर दी। इसका नाम है धमनी काठिन्य या एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हुआ क्या कि हमारा जो हार्ट के पास की धमनियां थी वहां पर जम गया ये फैट या कोलेस्ट्रॉल, और जो जगह जाने के लिए पूरा हाईवे खुला था, उस हाईवे पर लोगों ने लगा ली दुकान। जैसे आपका है ना मछुआर, कौन सा, मुसल्लापुर हाट, तो लोग दुकान यहाँ पर है, अपना यहाँ तक खोल दिए दुकान। लो, अब आपका ई रिक्शा भी सिम जा रहा है, आप भी जा रहे हो, इसी में एक दिन जाम लग गया। और जब जाम लग गया, किसी को बोलते हैं हार्ट अटैक हो जाना। तो जब हम ज्यादा मात्रा में ट्रांसफैट खाए तो क्या हो गया? एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, जैसे हिंदी में कहते हैं धमनी काठिन्य। और यही जो धमनी काठिन्य है, ये सभी तरह के हृदय से जुड़ी बीमारियों का जनक होता है। अब इसमें से हार्ट अटैक भी हो सकता है और हार्ट फेल भी हो सकता है। अटैक जब तक था तब तक कहानी ठीक ठाक थी, लेकिन फेल वाला व्यक्ति कभी पास नहीं होता। फेल हुआ तो फेल हो गया, अटैक तक काम चल जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या कहेगा कि भैया इनको अटैक होने वाला है, अब इसमें हम डालेंगे कोरोनरी स्टंट। क्या नाम आता है? कोरोनरी स्टंट। ये एक प्रकार का मेटल का गुब्बारा होता है, इसको डाल के थोड़ा थोड़ा फैला देते हैं और फैला के जगह और बड़ी कर दी है। ऐसे मान के चला, एक दिन पुलिस आई और सड़क पे जो अतिक्रमण किए थे मारी सबको अच्छे से, और सब बांध बूंद के निकल गया। लेकिन अतिक्रमण करने वालों को रोक पाया तक? 2-3 दिन वो ऐसे देखते रहे, फिर लाके रख दिया आगे। तो स्टंट डलवाने का मामला यह है कि आप इसे थोड़ा बड़ा तो कर देंगे, लेकिन ये जो मामला है ये उतना बना रहेगा। समझ रहे हैं? तो पहले जो स्टंट पड़ता था, इसका रेट बहुत महंगा था, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक लेते थे। ये जो सरकार है 2014 में, ये आपकी जो अभी चल रही है, इन्होंने क्या कर दिया कि इस पर रेगुलेशन लगा दिया और स्टंट का दाम कर दिया मात्र 9,000 रुपए। तो जो 2.5 लाख का था, कितने का हो गया वो? 9,000 का। तो कई बार डॉक्टर बिना मतलब के कहते थे कि अटैक आ गया, बहुत सही समय पर लाए हो, अगर 5 मिनट देर करते तो ये चले जाते। तो अब वो घबराया, इसमें छल्ला पड़ेगा, कौन है इनका मतलब वो जिम्मेदार कौन है? साइन करो। साइन किया, जो पैसा वैसा था घर से लेके आए। तो कितना लग जाएगा साहब? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, मेरी माँ के कंगन लौटा दे लाला। तो वहां से लेके आए, दे दिए। अब ये कहानी सोचो, जिस घर में अटैक आ गया, क्योंकि डालडा तो हर कोई खा रहा है और अटैक बढ़ता चला गया, तो सरकार ने इस पर अच्छा काम किया। उन्होंने स्टंट का दाम कितना कर दिया? 9,000। अब लाला से कंगन लौटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, 9,000 रुपए। अब डॉक्टर जानबूझ के डालता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मिलना 9,000 रुपए, काहे फेफड़े के अंदर हाथ डालें।
है ना। हार्ट में हार्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, बाहर से भी इलाज हो सकता है इसका। तो अनायास स्टेंट डालने की प्रवृत्ति पर कमी लाई गई। तो आजकल चूंकि हार्ट अटैक तो आएगा, आपको भी आएगा, हमको भी आएगा, सबको आएगा। नहीं आएगा ना, अच्छी बात है। बट जिस क्रम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बीमारियों के, ये तय मान के चला एक आध गंभीर बीमारी इंतजार करे कि बाहर निकलो तो बेटा आओ बाहर, पकड़ते हैं। तो बच के ही रहना है, ईश्वर करे किसी को ना आए, समझ है ना। तो ये कहानी आपके ट्रांसफैट की रही। ट्रांसफैट को कुछ फैक्ट हमारे पास है। पहला है कि 1 जनवरी 2022 से भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा ट्रांसफैट के वैल्यूएशन कितना कर दिया गया है, यानी कि आप केवल 2% ही ट्रांसफैट खा सकते हैं, उसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। 2010 में कितना था ये 10, 15 में कितना हुआ 5, 21 में कितना था 3। इंडस्ट्रियल ट्रांसफैट के सेवन से विश्व भर में 5,40,000 मौतें और भारत में 60,000 प्रतिवर्ष डालडा खा के मर रहे हैं, सब देख रहे हो। WHO यह अनुशंसा करता है कि अब कितना रखा जाए, केवल 1% ट्रांसफैट की ही बात रखी जाए। एक कार्यक्रम लाए हैं ये लोग रिप्लेस करके, ठीक है ना। रिप्लेस का मतलब है कि पूरी दुनिया से ट्रांसफैट इन डालडा क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो ये कुछ रही बात ट्रांसफैट को लेकर के। तो हमारे पास 3 फैट रहा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांसफैट। ट्रांसफैट में एक शब्द आया हाइड्रोजनीकरण, याद है। तो हाइड्रोजनीकरण में हमने किसका इस्तेमाल किया, निकेल का। और वनस्पति तेल से क्या बनाया, वनस्पति घी। स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान देना। जब हम आपसे कोई पूछे कि वसा का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना आपकी वसा जो बनती है वो बनती है ग्लिसरॉल से। किससे बनती है, ग्लिसरॉल से। और प्लस में फैटी एसिड, कौन सी एसिड, फैटी अम्ल या एसिड, या इसे हम कहते हैं वसीय अम्ल। इनको मिला के बना ट्राइग्लिसराइड। क्या बना, ट्राइग्लिसराइड। और यही जो ट्राइग्लिसराइड है इसी को हम क्या बोलते हैं, वसा। क्या बोल देंगे, फैट। तो जब तक हमारे पास फैटी एसिड नहीं होगा, यानी कि फैट नहीं होगा, तब तक काम हमारा बनने वाला नहीं है। फैट बनाना है तो हमें क्या लेना होगा, फैटी एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम 3 तरह के फैटी एसिड की बात करते हैं। पहला होता है संतृप्त वसीय अम्ल, कैसा होगा, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें ध्यान देना सामान्य 20 से 22 अंश सेल्सियस तापमान पर ये हमेशा ठोस होगा, क्योंकि संतृप्त है। इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की वैल्यूएशन कितनी होगी, पर्याप्त होगी, कोई कमी इसमें नहीं आएगी। ये 4 ऐसे नाम है जहां से खूब सवाल पूछते हैं, ब्यूटारिक एसिड, कैप्टोलिक एसिड, पामिट्रिक एसिड और स्टेरिक एसिड। ये 4 ऐसे अम्ल होते हैं जिनको हम संतृप्त वसीय अम्लों का उपयोग मानते हैं। सबसे फेमस जो कौन सा है, ब्यूटारिक, क्योंकि कहां पर होता है ये, बताओ कोई, मक्खन में ना। इसकी मैक्सिमम मात्रा कहां होगी, मक्खन में। इसके अलावा अगला जो हमारे पास है वो है असंतृप्त। और असंतृप्त में 2 होते हैं, एक होगा ऑलिक एसिड, कौन होगा, ऑलिक एसिड, और एक होता है पोमिटोलिक। क्या होगा, पोमिटोलिक। 2 हमेशा याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में सवाल आ सकता है। इसमें हमेशा ध्यान देना हाइड्रोजन की कमी होगी, और इसलिए कार्बन कार्बन के मध्य किसका बॉन्ड हो जाएगा, डबल और सिंगल, दोनों प्रकार के बॉन्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन कम होगा, कार्बन क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। इसके बाद ध्यान देना ये जो सामान्य तापमान पर कैसे होंगे, द्रव। कैसे अवस्था में होंगे, द्रव। इन दोनों से सवाल ज्यादा नहीं बनता है, सवाल बनता है ज्यादा यहां से। इसका नाम क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड या आवश्यक वसीय अम्ल। संतृप्त और असंतृप्त को हम अपने शरीर में ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसेंशियल फैटी एसिड को हम अपने शरीर में स्वतः बना नहीं सकते। इनको बनाने के लिए हमें इन तमाम प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना होगा, जिनमें से क्या है ये क्या है, एवोकाडो। विदेशी लोग खाते हैं, हम लोग गरीब टाइप के हैं, हम क्या खाते हैं, हम लोग हाजीपुरी केला खा के खुश रहते हैं, ठीक। चलिए, ये बादाम है, ये कच्चा बादाम है, हाँ ठीक है। ये ऑलिव ऑयल है, क्या है, ऑलिव ऑयल। जब आप बहुत अमीर हो जाना तो ऑलिव ऑयल जरूर खाना। अरे भाई महंगा आता है यार। हाँ, आयोडीन लेवल हालांकि इसका 90 है, आयोडीन लेवल 90, लेकिन अच्छा होता है, मतलब अमीरी का सूचक है। जैसे आप खाना मत खाना, अपनी रसोई में बड़ा सा डब्बा खाली ला के रख देना, कोई एंटर करे तो क्या दिखाना है, ऑलिव ऑयल का डब्बा मुंह पे मार देना है कि हम अमीर हो चुके हैं। अब वो दौर नहीं रहा कि जब हम सरसों तेल लाते थे, बैल कोल्हू। अब हम बहुत कुछ खा सकते हैं ना। एसडीएम बनने के बाद बहुत कुछ बदलेगा। 5 दिन बाद आप बनने जा रहे हो, सोच के देखो। है? आज 25 है, 26, 27, 28, 29 एसडीएम। 4 दिन दूर हो, 5वें दिन आप एसडीएम बनने की व्यवस्था में आगे बढ़ जाएंगे। और यहीं से कोई निकल के आएगा, यहीं से कोई निकल के आएगा ना। और उसके बाद 5 अक्टूबर से हम उसमें मिलेंगे आपसे मेज में, तो वहां से एक और क्रमबद्ध रूप में आगे बढ़ जाएंगे। यही सच्चाई है ना। आप ध्यान देना, ये चाहे यहां से चाहे यहां से, यहीं से तो आएंगे।
और 4 दिन बचे एसडीएम बनने में। अभी गरीबी के उत्सव मना लो, है ना, जल्दी अमीर होने वाले हो। आइए बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, दो बड़ी बातें आते हैं दो बड़ी बातें यहां से पूछी जाएंगी। पहली बात, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, दो सवाल पूछे जाते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6, इनके नाम पूछे जाएंगे। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होते हैं, ये कौन से होते हैं? एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। और ये हमारे हृदय के लिए, किसके लिए? हार्ट के लिए बहुत आवश्यक है। ध्यान देना, ब्रेन के लिए जो आवश्यक है वो है फैट। क्या है? फैट। और हार्ट के लिए कौन सा आवश्यक है? फैटी एसिड। इसको हम बोलते हैं लिनोलेनिक। क्या बोलेंगे? लिनोलेनिक अम्ल। याद रखना, कई बार पूछा गया, गलती मत करना। तो लिनोलेनिक मतलब 3 जो है वो लिनोलेनिक है, और जो 6 वाला है इसे हम बोलते हैं लिनोलिक। क्या बोलेंगे? तो अब यहां पर अक्षर ज्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 के आसपास। तो लिनोलेनिक वाला 3 वाला ज्यादा अक्षर का और 6 वाला कम अक्षर का, लिनोलिक, यानी 1 2 3 4। तो लिनोलेनिक और लिनोलिक। तो लिनोलेनिक जो है वो ओमेगा 3 है और लिनोलिक कौन सा है? ओमेगा 6 है। और ये सारे के सारे इन्हीं प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें प्राप्त होते हैं। ज्यादातर हमें मिलता है ये जैतून के तेल से और एवोकाडो से और बादाम के तेल से। एक तिल का भी तेल आता है, वहां से मिल जाएगा, और सूर्यमुखी का तेल खाने से मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अक्सर हम इन सभी में केवल क्या खाते हैं? या तो बादाम है तो मछली, जो मछली खाते हैं वो मछली खाएंगे, नहीं तो बादाम वाले बादाम खाएंगे। एवोकाडो किसी ने खाया है आज तक? कोई ऐसा मनुष्य हो जो अपनी जिंदगी को और बेहतर करना चाह रहा था? अच्छा, कोई ना खाए। कच्चा बादाम खाए हो? अच्छी बात है। चलिए, तो एवोकाडो अमीर होने के बाद खाना। चलिए, यहां पे क्या लिखा है? यही ताकत चाहिए हमें 30 तारीख को, कि जितनी शक्ति है, इनका शक्ति भूल गया था ना सब। हाँ, तो एक शब्द है, का चुप साध रहे बलवाना। और देखते ही हनुमान जी के पास इतनी ताकत आ गई भाई साहब, कि कहते कि जे ही गिर चरण देत हनुमंता, चल ही सुगा पाताल तुरंता। कि इतनी बड़ी ताकत आ गई, जिस पर्वत पर एक पैर मार देते वो कहां चला जाता। तो बस यही बना के रखिए, 30 तारीख को जाइए, जे ही सवाल देख रघुराई, ही सवाल तुरते करियाई, है ना, एको सवाल छूट ना पाई। ठीक, सारा सवाल सही करके आई। समझ गए ना? तो ये बात मान के चलना, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा 150 है, 110 से नीचे आओगे तो बहुत मारेंगे। समझ रहे हो? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे पटना में। 110 से नीचे नहीं आना चाहिए। 28 खींच रहे हैं। कल सर ने 8-9 घंटे पढ़ाया, वहां से 10 क्वेश्चन में 10 आ जाएगा, हमारे में 28 आ जाएगा। इतिहास आपका अभी भी ताजा ताजा खत्म हुआ होगा, तो अभी बासी हुआ ही नहीं है वो। और करंट अफेयर भी हम देख रहे हैं, बहुत मेहनत की आप लोग, है ना। तो 110 से नीचे संभव ही नहीं है। तो जय सवाल देखे रघुराई, तत्काल उसको सही करके आई। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, आयोडीन बैलून ने बता दिया ना। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो शब्द आता है कोलेस्ट्रॉल का आता है। ध्यान देना, कोलेस्ट्रॉल है क्या चीज? बाबा रामदेव ने कोलेस्ट्रॉल को इतना बदनाम कर दिया कि लोग जैसे देखते हैं भागते हैं, कोलेस्ट्रॉल बहुत खराब चीज है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है तो कोलेस्ट्रॉल बुरा भी है। ये देख रहे हो, दो लोग लड़ रहे हैं। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अब मान के चलो कि रमेश एक दिन खा रहे थे मिठाई, है ना। एक रमेश ये भी है, और ये है रमेश के घर के बगल के, ये है HDL और ये है LDL। खाए दोनों वही हैं। रमेश खा रहे थे वसा के नाम पर जैतून का तेल। क्या खा रहे थे? जैतून। और दिनेश खा रहे थे वसा के नाम पर डालडा। क्या पी रहे थे? डालडा। लड्डू खा रहे थे, मोटा वाला। हाँ, तो अब ये जो हमने अच्छा खाया उससे क्या बना? HDL। और जो हमने खराब वसा खाया उससे क्या बना? LDL। ध्यान देना, जब हम वसा की ज्यादा मात्रा खाते हैं, वसा को हम अधिकतर 50 से 60 ग्राम पर डे के हिसाब से खा सकते हैं। इससे ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं होती है, इससे कम भी खाना अच्छी बात नहीं होती है। नहीं तो चेहरा हमारा सुर्ख हो जाएगा, जो चमक होनी चाहिए चेहरे पे ना, वो उतनी बनती नहीं है, झुर्रियां पड़ जाएंगी, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। क्या आप चाहते हो? कोई ना चाहता, इसमें ऑनलाइन वाले भी नहीं चाहते हैं, है ना। चलिए, यूट्यूब वाला चल रहा है। हाँ ठीक, तो यूट्यूब पे है उनको भी ढेर सारा नमस्कार है। देखते रहो और मुस्कुरा के पढ़ते रहो, ठीक है। देखो, इसमें सारा खेल ये है कि बस सुनते रहो, है ना, लिखना नहीं है। बंद करेगा तो पॉज करके यूट्यूब से लिख डालना। अभी बस सुनिए और सवाल पर फोकस करिए। क्या समझ में आ रहा है ना? ठीक। अब वसा का जो मामला है वो कितना है? 50 से 60 ग्राम।
जब हम इसकी वैल्यूएशन ज्यादा कर देंगे, मैक्सिमम कर देंगे, तो होता क्या है कि हमारे पास एक अंग है, उसका नाम है लीवर, है ना। अम्मा बाबू के बाद तीसरा कोई अगर हमारी सबसे ज्यादा शुद्ध लेता है तो हमारा लीवर है। 1000 से ज्यादा काम है इसके पास जिंदगी में। दुर्भाग्य से हमारा सबका लीवर लगभग खराब हो रहा है क्योंकि हम लोग डरवा के पढ़ा रहे हैं, इसलिए कह रहे जल्दी से नौकरी लेके आओ। चलिए, लीवर इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि हम बहुत दूषित पर्यावरण में जिंदा हैं, खराब भोजन करते हैं। क्या आप रोज सलाद खाते हो? कि अरे जितना सलाद खाते हो चेहरा बता रहा है तुम्हारा, है ना, कह रहा है रोज खाते हैं। हाँ, बहुत खाते हो सलाद के नाम पे मूली काट के खा रहे हो और बताते हो क्या खा रहे हैं। चलो, तो सलाद का सेवन करना, क्या आप खाना खाते समय सलाद खाते हो कि भोजन से पहले या भोजन के बाद? तो ध्यान देना, अगर लीवर सही रखना है तो भोजन करने से ठीक पहले कम से कम 100 ग्राम सलाद खाइए, कम से कम 100 ग्राम। और सलाद लगभग 4 प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनना चाहिए। अकेले प्याज काट के प्याज काट नमक प्याज को सलाद नहीं माना जाता, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान देना, हमारा जो लीवर है वो क्या करता है, वसा फैट को कन्वर्ट कर देता है। फैट प्लस प्रोटीन किसमें कन्वर्ट कर देगा? फैट प्लस प्रोटीन में बदल दिया। और ये जो फैट और प्रोटीन है इसी को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल। तो हमने ये देखा कि ज्यादा मात्रा की खाई गई वसा को हमारी यकृत ने किसमें बदल दिया? फैट और प्रोटीन में। और इसी को हमने क्या कहा? कोलेस्ट्रॉल कहा। अब ये कोलेस्ट्रॉल जैसे हमारे ब्लड में मिल जाए, कहां मिल जाएगा? तो तत्काल इसे हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। क्या बोल देंगे? हाँ, तो देखो, है वही गंगाधर ही शक्तिमान है, कोलेस्ट्रॉल ही लिपोप्रोटीन है। लेकिन जब तक कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में नहीं मिलेगा तब तक वो कोलेस्ट्रॉल है, और जब ब्लड में मिल गया तो क्या नाम होगा उसका? लिपो। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अब ध्यान देना, यहां तक समझ में आ गया ना कि एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल द चेंज फॉर्म ऑफ द फैट एंड प्रोटीन, और कोलेस्ट्रॉल ही क्या है? लिपोप्रोटीन है। समझ में आया तक? ठीक, अब ध्यान देना, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा बना किससे? ये फैट प्लस प्रोटीन से। किससे बना? आपको जब अभी सेल आप पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो जब आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो इसकी जो बनावट होती है वो किससे होती है? फैट प्लस प्रोटीन से। अब सोचो कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन कहां से बनेगी? नहीं बन पाएगी ना। इसीलिए जिनके यहाँ भैंस लगती है भैया, ठीक है ना, तो इनके पास भैंस नहीं लग रही है, ठीक है, इनके पास क्या होगा? दूध होता है। अब भाई मान के चलो कह रही है मैं भैंस हूं, ठीक है, अब ये दूध जब मिला, ध्यान देना, मिल्क मिला, तो इसमें क्या मिला आपको? फैट। और जिनके घर के बच्चे बढ़िया से ये वाला फैट खाएंगे वो बिल्कुल अच्छा खासा उनका क्या बनेगा? सेल मेम्ब्रेन बनेगा, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या बनेगा? कोलेस्ट्रॉल बनेगा ना। और जिनके घर में दूध नहीं होगा उनके घर खाली 1/4 किलोग्राम दूध आता है रिश्तेदार के लिए, चाय के लिए। इनके घर के जो बच्चे होंगे वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में होंगे। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? दुबले पतले। क्यों? कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल बुरा नहीं है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये सेल फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। दूसरा ध्यान देना, केवल सेल निर्माण ही नहीं बल्कि ये विटामिन डी भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विटामिन डी। केवल विटामिन डी ही नहीं बल्कि ये कई प्रकार के हार्मोन और कई प्रकार के एंजाइम का भी निर्माण करते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, बशर्ते वो सही ढर्रे से आना चाहिए, डालडा से नहीं आना चाहिए। किससे आना चाहिए? असंतृप्त वसा से। कहां से? या लिमिटेड रूप में दूध आदि से आना चाहिए। इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करके कोशिका बनाते हैं, विटामिन डी बनाते हैं और हार्मोन और एंजाइम बनाते हैं। यानी कि मामला यह है कि कोलेस्ट्रॉल दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बिना हम अपनी शरीर का विस्तार नहीं कर पाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है। अब जब हम कोलेस्ट्रॉल इतना बेहतर मान लिए तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह से हमारे पास है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल कहां मिला? जाके ब्लड में मिल गया, तत्काल इसका नाम हमने क्या रखा दिया? लिपोप्रोटीन कर दिया। और लिपोप्रोटीन करते ही ये दो हो गया। एक होता है एलडीएल। क्या होता है? ये हमारी बॉडी में फैट बढ़ाता है और प्रोटीन की मात्रा कम कर देता है। और जैसे ये करेगा हमारा स्ट्रक्चर लगभग इनकी तरह हो जाएगा। और एक और हमारे पास है कौन सा? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये जो है ये फैट को कम करेगा और प्रोटीन को बढ़ा देगा।
और हम बहुत चुस्त और तंदुरुस्त टाइप के दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो एचडीएल रॉन्ग नहीं है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एलडीएल क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ना एचडीएल और एलडीएल। एक शब्द है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सीधा सा असर होता है कि जो हमारे पास फैट है, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगी तो थोड़ी देर बाद ये खराब क्या हो जाती है, खराब हो जाएगी। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फैट बोल देते हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत दिनों तक खुले में रखी गई वसा धीरे धीरे खराब हो जाती है। पहले हमारे पास फ्रेश ऑयल था और ये कैसा ऑयल है, ये रेंसिड ऑयल है। तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं, यानी तेल का खराब हो जाना, ठीक है। इसी वजह से हम चिप्स के पैकेट में क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, और तेल के डब्बों को कसकर बंद रखते हैं जिससे कि उसमें हवा का आदान प्रदान ज्यादा होने ना पाए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओबेसिटी, ठीक है ना, ये इतने ओबेसिट है कि कहानी खतरनाक है। आपके एक नेता है पप्पू यादव करके, लगभग वहीं से कहानी है। चलिए, ओबेसिटी का मतलब क्या हुआ, मोटापा। क्या हो जाएगा, मोटापा। ध्यान देना, मोटापा का मतलब है ज्यादा मात्रा में क्या कर देना, फैट और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर लेना, ठीक है ना। अक्सर 18 से 25, कितना, 18 से 25 जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, ये बेहतर होता है। इसके ऊपर जाने पर हम क्या हो जाते हैं, मोटापे के शिकार हो जाते हैं। मोटापा होने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी जो हाइपोथैलेमस होती है, ये हाइपोथैलेमस अब कंट्रोल में नहीं होती, इसमें खराबी आ जाती है और हम बिना मतलब के अनायास ज्यादा भोजन कर देते हैं। तो क्योंकि वो हमारा हाइपोथैलेमस ये हमें बता देता है कि हे मनुष्य, अब भोजन करना बंद कर दीजिए। लेकिन कई बार जब भोजन स्वादिष्ट होगा और हम उसकी सुगंध में लिप्त हो जाएंगे तो हमारा हाइपोथैलेमस अपने कार्यों को छोड़ बैठता है और हम उसकी याद नहीं रखते और भोजन करते चले जाते हैं। जैसे बफर सिस्टम वगैरह मिल गया मान लो, तो उस दिन हम हाइपोथैलेमस की नहीं सुनते, कहते तुम क्या करोगे, तुम बहुत तुच्छ मनुष्य हो आज, है ना, आज मैं ही सब कुछ हूं। तो हाइपोथैलेमस कहे खाओ, एक दिन तुम्हारी दुर्गति होगी, है ना। तो मेन मामला किसका है, हाइपोथैलेमस का। देखो, मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये सीधे एग्जाम में हिट हो जाएंगी। मैं वहां बिल्कुल आपको नहीं ले जा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए नहीं है। सवाल पूछा गया है कि मोटापा होने का रीजन क्या है, तो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस का कंट्रोल में ना रहना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विटामिन का, ठीक है। विटामिन जो होते हैं, यहाँ से कई प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण विटामिन हैं, उनको हम फटाफट देखेंगे, उनके बारे में हम बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। विटामिन भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए। इतनी फोटो क्यों लगी भाई, ठीक। पहली बात ध्यान देना, विटामिन में आपको कार्बन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, ऑक्सीजन, कोबाल्ट, लोहा, फ्लोरीन, आयोडीन, मतलब बहुत सारे तत्व मिलेंगे। लेकिन ध्यान देना, ये एक प्रकार का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका दो बड़ा काम हमारी बॉडी में है। पहला कि रोग से प्रतिरोध उत्पन्न करना, क्या, रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित करवाना। दूसरा आपसे कोई पूछे तो वो है हमारी उपापचयी क्रियाओं को बेहतर करना। दो ही काम है, तीसरे काम तो बहुत सारे हैं। यानी कि तीसरे काम के मामले में ऐसा है कि शरीर की क्रियाओं को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा लगभग विटामिन के साथ होता है। पूरी जिंदगी हम विटामिन को बहुत सूक्ष्म मात्रा में खाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम 600 ग्राम पर डे के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के वैल्यू लेते हैं। 50 से 60 ग्राम पर डे के वैल्यू से हम क्या लेते हैं, फैट लेते हैं। 60 से 70 ग्राम पर डे के वैल्यूएशन से हम प्रोटीन कितना लेते हैं, प्रोटीन। जितना हम किलोग्राम के हैं उतना ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं। जैसे हमारा वजन अगर 80 किलोग्राम का है तो हमें कितना प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। इन तीनों की तुलना में विटामिन की वैल्यूएशन बहुत कम होती है। एक इंसान अगर 70 साल जिंदा है तो वो पूरी जिंदगी में मात्र 250 ग्राम ही विटामिन खा पाता है। यानी कि पूरी जिंदगी का विटामिन अगर मैं जोड़ लूं तो कितना है, वो 250 ग्राम है। यानी कि विटामिन खाने के लिए हम माइक्रोग्राम पर निर्भर हैं। किस पर, माइक्रोग्राम पर डे। इसको हम इसी से डिनोट करते हैं म्यू जी पर डे। तो एक बार सवाल आया, विटामिन को किस में मापा जाता है, जवाब क्या हुआ, माइक्रोग्राम प्रति दिन के हिसाब से मापते हैं। यानी कि अत्यंत सूक्ष्मतम मात्रा है इसकी। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद अगर जिंदगी में विटामिन कमजोर पड़ा तो हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और आंख से लेकर के हड्डी तक और बाल से लेकर के त्वचा तक, सुंदरता से लेकर के मोटाई और चौड़ाई तक हमारी प्रभावित हो जाती है। हम जल्दी बूढ़े हो सकते हैं, हमारे बाल गिर सकते हैं, चेहरा खराब हो सकता है, प्रजनन क्षमता भी कमजोर हो सकती है। यानी कि जिंदगी बर्बाद हो सकती है। किससे,
विटामिन अगर कम हुआ तो अगर इतना कुछ है भाई तो इनको जानना चाहिए। दुनिया में विटामिन के बारे में जानने का तजुर्बा लंबा रहा, लेकिन इस तजुर्बे में सबसे ज्यादा जो मैदान मारा वो मारा काजिमिर फंक ने। 1912 में इन्होंने विटामिन सिद्धांत दिया और बताया कि विटामिन हमारी जिंदगी का वाइटल अमीन है, यानी कि जिंदगी का महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं बताया, वो तो मैं बता रहा हूँ। 16वीं शताब्दी में पहली बार विटामिन के बारे में तब पता चला जब जेम्स लिंड नामक एक व्यक्ति दुनिया की खोज में निकला। वास्को डिगामा आदि के बारे में पढ़ा है ना, तो उसी में ये भी बंदा था। अच्छा, यात्रा चली लंबी इनकी। बाद में पता चला कि ये लोग 6-6, 7-7 महीने समुद्र में रहते और कोई भी संतरा नहीं खाते। तो उस दौरान पता चला कि ये कोई विटामिन सी होता है। तो वहां से विटामिन के बारे में पता, लेकिन एग्जैक्टली किसी ने लिखा पढ़ी में नहीं काम किया। लिखा पढ़ी में कब आया? 1912 में। और एक थ्योरी आई जिसे कहा गया विटामिन थ्योरी के तौर पर, और कौन दिया? सी फंक ने दिया। बाद में पता चला विटामिन 2 तरह के होते हैं, और एक होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जिनमें से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, और दूसरे कौन से हैं? ए, बी, ई और के होते हैं। हम क्रमबद्ध तरीके से सब पर बातचीत करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सह सकते हैं। इससे ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएंगे? खराब हो जाते हैं। ठीक है, आज के दौर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लेकर के B17 तक हमारे पास विटामिन मौजूद है ना, जिनमें से एक एक करके सब पर बात करेंगे। विटामिन B1 से जो देखो, हम आपको बता दें विटामिन से सवाल क्या पूछा जाएगा। 3 तरह के सवाल आ रहे हैं। एक तो इसके अभाव से कौन सी बीमारी हो रही है, दूसरा इसका रासायनिक नाम। लेकिन ध्यान देना, ये दोनों आउटडेटेड हो चुके हैं, यहां से सवाल नहीं बनता भी है तो बहुत 2 कोणी के सवाल होते हैं। सड़क छाप कोई बता देगा। आपसे उम्मीद नहीं की जाती कि आप ऐसे सवालों के लिए संघर्ष करें, है ना। तीसरे लेवल का जो सवाल आए वो न्यू वैरायटी के सवाल आ रहे हैं, और वो सवाल आ रहे हैं कि इसके जो प्राकृतिक खाद्य स्रोत हैं, है ना, यहां से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं कि आपको 2, 3, 4 तरह के प्राकृतिक खाद्य स्रोत दिए जाएंगे और उन्हीं में से मिलान करने के लिए आएगा कि ये विटामिन किस प्रकार के खाद्य स्रोत से मिलने वाला है। अगर ये सवाल आया तो थोड़ा सा आपको मायूस करेगा, और ये सवाल आए तो आपको मुस्कुरा के बाहर निकाल लेगा। देखो, है ये सब बड़े टॉप के टॉपिक, आते हैं, हर बार आते हैं। बस हम अगर ध्यान दें तो अच्छी बात है। सरल आ जाता है तो हम मुस्कुरा जाते हैं, और जरा सा अगर ये वाला आ गया नेचुरल सोर्स, तो फिर हम लगाने में। एक बार सवाल आया उत्तर प्रदेश PCS में अल्फा घास को लेकर के, तो चूंकि अब आप उसको सही कर सकते हो, लेकिन 2016-17 के दौरान किसी ने अल्फा घास को विटामिन ए से नहीं जोड़ा था कि विटामिन ई अल्फा घास की होती है। दुनिया को यही पता है कि गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है और संतरा खाने से विटामिन सी, लेकिन कहीं अगर उलट पलट के पूछना शुरू कर दिया, वो लाया नॉर्थ अमेरिका कोई खाद्य स्रोत लेके आया और आपको 4-5 उठा के दे दिया, तो मुश्किल खड़ी होती है। हमने थोड़ा प्रयास किया है कि कुछ नई बातें भी रहें, उनको देख लेते हैं। पहला हमारा है विटामिन B1, और विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इससे क्या हो जाता है, इससे तो बेरी रोग होता है। समझ में आ गया ना? ठीक है। एन्यूरिन का मतलब होता है एंटी न्यूराइटिस। क्या होगा? एंटी न्यूराइटिस, यानी कि मस्तिष्क में सूजन को रोकने वाला, मस्तिष्क में सूजन को रोकने वाला। अगर किसी के शरीर में थायमिन की कमी हो रही है तो दिमाग में सूजन आ जाती है। इसलिए विटामिन B1 को ब्रेन का विटामिन भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसका कनेक्शन किससे है? ब्रेन से है। खमीर, साबुत अनाज, धान का कुटा हुआ चावल और धान की भूसी, हरा चना और मटर, मांस, यकृत, मूंगफली और लोबिया, ये ऐसे स्रोत हैं जिसे WHO अपने आप से कंसर्न करता है, बताता है कि इसी को खाइए तो क्या मिल जाएगा आपको? थायमिन मिल जाएगा। खास करके जो और सवाल बनते हैं कुछ इस तरह से बनेंगे कि ज्यादा दिन तक पॉलिशदार है ये चावल खाने से किसी कमी होगी? विटामिन B1। तो हम लोग तो लंबे समय से खाते हैं, क्या खाते हैं? पॉलिश वाले तो खाते हैं, क्योंकि हम कुछ और खा लेते हैं तो हम बच जाते हैं। अगर केवल पॉलिशदार चावल ही खाया जाएगा तो विटामिन B1 पर कमी आएगी। दूसरा, जल में घुलनशील है, 120 से ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा? खराब। DNA और RNA को बनाने में विटामिन B1 की भूमिका होती है, ये नया है, इसको ध्यान रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर को एक्टिव करता है। नाड़ी जानते हो, ऐसे टक टक चलती है ना, तो अगर विटामिन B1 कम हुआ तो आपका मूड खराब हो जाएगा ना। बहुत मूड खराब है भाई साहब, मिलोगे तो बहुत मारेंगे। तो ये जो मूड खराब होता है ना लोगों का, बेसिकली वो न्यूरोट्रांसमीटर मैटर का रिलीज ना होना होता है। जब हमारे न्यूरॉन एक्टिव नहीं होंगे तो हम शिथिल हो जाएंगे और झल्लाएंगे अनायास का, और जब न्यूरॉन सही रहेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर ठीक निकलेगा तो हम मुस्कुराएंगे।
जरा जरा सी बात पर झल्लाएंगे नहीं। और ये सारा खेल विटामिन B1 पर निर्भर करता है। एक और बड़ी बात कि विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाएगा, या सूजन, दिमाग में सूजन, और सूजन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लकवा मार, पैरालिसिस जानते हैं ना, उसकी संभावना। चलिए, कई बार आपके मन में सवाल आता जरूर होगा कि बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, बेरी बेरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 होते हैं। बेरी बेरी का मतलब है चलने में असमर्थता। क्या? चलने में असमर्थता। BE, हटा दें, चलिए, चलने में असमर्थता। तो अगर किसी को बेरी बेरी हुआ है तो पहला काम क्या होगा, दोनों पैर लकवा मार जाएगा। दूसरा काम, बॉडी के टेम्परेचर कमजोर होंगे। तीसरा काम, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ेगी। तो हमेशा याद रखिएगा, मेन सिम्टम्स ऑफ द बेरी बेरी क्या हो जाएगा, अपंग हो जाना। क्या हो जाना? हाँ, हाथ और पैर में लकवा मार जाना और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाना। कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान देना। चलिए आगे, विटामिन B2 है, इसको क्या बोलते हैं, और इसे विटामिन ऑफ गॉड कहते हैं, भगवान का विटामिन। क्या बोला जाए, विटामिन ऑफ गॉड, ऐसे ही नाम रखा गया इसका। खमीर और मांस, मछली, अंडा, हरी पदार्थ, सब्जियां और साबुत अनाज। याद रखना, ये एकदम परिपक्व हमने जो लिखा है, ये WHO की वेबसाइट से है, आप निश्चिंत होकर के इसको दिमाग में रख सकते हैं। विटामिन B2 प्राप्त करने के लिए विटामिन B2 की जो कमी होगी तो क्या क्या होगा, ध्यान देना। पहला, कील और मुहासे, चेहरे पे आते हैं ना, डिको टर्मरिक क्रीम, कील मुहासों को जड़ से मिटाए, हल्दी चनंदी गुड़ इसमें समाये। और ऐसा कोई गुण होता नहीं है, सारा खेल किसका है, विटामिन B2 का है। एंगुलर कैलोसिस, ये जो होठवा भी है ना, किनारों किनारों क्या हो जाता है, फट जाता है। इस व्यक्ति का आप किस नहीं ले सकते हो, मवाद बह रही है, समझ रहे हो, किसकी कमी है, विटामिन B2। दूसरा, होंठ पर पपड़ी, होंठ फट जाते हैं ना, बार बार होंठ पड़ता रहेगा, लिपस्टिक लगाने के बाद भी बार बार बाहर निकलता रहेगा, विटामिन B2। तिल और मस्से, जीभ पर छाले, पाचन तंत्र में सहायक, बच्चों का सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाता है। और आंखें चिपकी है कभी बचपन में, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं, गंधोरे मुंह धो लो, और उसके बाद लाल की आंखें नहीं खुल रही, एकदम कीचड़ जमा हुआ है, तो रीजन क्या था, गांव में कौन ध्यान देता था इतना, जो बन रहा है खा लो, नहीं जूता खा लो। अब तो आने लगा ना, पहले सीजन में मिलता था सब कुछ, सीजन में फल मिल जाए। खमीर हमने आज तक ना खाई, आप खाए हो, बस लिखा हुआ जानता हूं मैं। तो वही कहानी है, जो मिल रहा है सो मिल रहा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ध्यान देना, ये जितने मैंने लिखे हैं सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं, विटामिन B2 से कंसर्न है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B3 है ना, इसको बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिकम। क्या बोलेंगे, एंटी पेलेग्रा और पेलेग्रा प्रिवेंटिव, क्या बोलेंगे। अब एक बार सवाल आ गया, लिखा कि PP विटामिन, लोगों ने कहा यार कौन सा विटामिन है, PP। तो अब PP आ गया, आज तक मैंने ABCD सुना था, ये P कहां से आ गया। तो P का मतलब पेलेग्रा और P का मतलब प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होता है, बचाव करना। तो PP विटामिन पूछा गया सवाल है, ध्यान देना। खमीर, मांस, यकृत, चावल की भूसी और गेहूं, सोयाबीन, साबुत अनाज, लगभग वही है सारा इनका। जब बदलेगा तो मैं बताऊंगा, घबराना नहीं। पेलेग्रा का सिम्टम्स क्या होता है, पेलेग्रा के 3 D होते हैं। पहला D, डेमेंशिया, हल्का पागलपन, क्या हो जाएगा, हल्का पागलपन, चौराहे पे देखा होगा आपने। डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा रोग, क्या हो जाएगा, त्वचा रोग। और एक होता है डायरिया यानी कि दस्त हो जाना, क्या हो जाना, दस्त। ये 3 ऐसे लक्षण हैं जिसको हम क्या मानते हैं, 3D। और 3D ही रोग क्या कहलाती है, पेलेग्रा। तो मेन सिम्टम्स पेलेग्रा कौन कौन सा हुआ, देखो। अब वो चेंज कर देगा बिहार PCS। मैंने जानबूझ के इतना रिसर्च आपके लिए किया हुआ है कि हम थोड़ा सा अंदर आए हैं, क्योंकि आपको हमको सबको विटामिन के बारे में पता है, बट एग्जैक्टली अगर किसी को उठा के पूछ लिया जाएगा ना कि व्हाट इज द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द पेलेग्रा, नियासिन तक याद किए हो आप, सिम्टम्स याद करके नहीं आए हो, वो आपसे कह सकते हैं कि डेमेंशिया हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है और बार बार डायरिया हो जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी है। तो अब डॉक्टर ही बना के छोड़ेंगे आपको, डॉक्टर तो है नहीं हम, तो थोड़ा बहुत प्रयास करके हम लोग अपना मेंटेन कर लिए। 3D का मतलब क्या हो गया, पेलेग्रा, क्या हो गया, पेलेग्रा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है विटामिन B5, इसको बोलते हैं पेंटा, ध्यान देना, त्वचा प्रदाह रोधी, क्या हो जाएगा, अगर ये कम हुआ तो इसकी कमी होने पर हमारी स्किन पर बर्न, क्या हो जाएगा, त्वचा पर जलन उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिएगा, स्पेशली किसका विटामिन है ये, स्किन का, किसका, स्किन का। मूंगफली, मांस, अंडा, दूध और पनीर, मतलब सेम है, कोई इसमें अलग नहीं है, ध्यान रखिएगा। अलग होगा तो हम तत्काल आपको बता देंगे। पेंटाथोनिक के बाद अगला जो हमारे पास है, 2 बड़ी बातें यहाँ पर समझनी है। एक तो बाल का सफेद, हालांकि इनका तो जन्मजात लग रहा है मुझे, है ना, ये सफेद वाली है ही, आप समझना, बहुत मारेंगे,
अरे चलिए, B5 कम हुआ तो बाल क्या हो जाएगा, पक जाता है, ठीक है ना। और इनको देखो, इनको क्या हुआ है, डिप्रेशन में, क्या हो गया, इनको देख के हो गया क्या। चलिए, तो अगर विटामिन B5 कमजोर हुआ तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन। ध्यान देना, ये दोनों बातें पूछी गई हैं, आगे बढ़िए। विटामिन B6, विटामिन B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, या क्या बोलते हैं, एंटी सूखा खमीर, यकृत, साबुत अनाज, गेहूं, मूंगफली और दूध के उत्पाद से में कोई अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। विटामिन B6 के बारे में 4-5 बातें अभी तक पूछी गई हैं। अमीनो अम्ल और वसा को पचाता है, क्या करता है, इसका पाचन करता है, ध्यान देना, पूछा गया है। आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि आरबीसी बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और अगर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो रक्त की मात्रा क्या रहेगी, बढ़ेगी, यानी कि सब कुछ सही रहेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में चिंटू पहले ऐसे थे, फिर चिंटू ऐसे हो गए, फिर चिंटू थोड़े और बड़े हुए, तो क्या हो गया, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। अगर विटामिन B6 कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जीभ, और इससे पहले विटामिन B2 भी था, ठीक है ना, फोड़े और फुंसी। छोटे बच्चों में अक्सर फोड़े फुंसियां बहुत होते हैं, है ना। घर वाले एकदम यहाँ टुकड़ा बांध देंगे, यहाँ टुकड़ा बांध देते हैं, है? नहीं, ऐसे ही यहाँ फोड़ा निकल आया तो गांव में कोई डॉक्टर क्या थोड़ी ले जाता है, कहते हैं इसमें घी गर्म करके डाल दो, रुई। उसके बाद गांव में चौलाई उलाई होती है, कुछ लाए उसमें नमक डाल के बांध दिए, पक के फट जाएगा तो मवाद बाहर निकलेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो बच्चों में फोड़ी फिंसी ज्यादा होने का रीजन ये है कि उनको आपने क्या कर दिया है, विटामिन B6 की कमी रखी है, उनको आप दीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 के बाद हमारे पास है B7, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटीन। ध्यान देना, इसका जो खाद्य स्रोत है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका खाद्य स्रोत इसलिए अलग है, आपको गन्ना और अंकुरित गेहूं और गेहूं का चोकर याद रखना, कई बार पूछा गया सवाल है। इसको बायोटीन कहते हैं, स्किन एंड हेयर का विटामिन कहते हैं। अगर विटामिन B6 कम हो रहा है तो त्वचा हमारी कमजोर, त्वचा का चमक कम हो जाएगा, और दूसरी बड़ी बात, बाल गिर जाएंगे। बाल का गिरना स्वाभाविक सी बात है, ये ध्यान देना। बाल गिरने को हम कहते हैं एलोपेसिया, क्या बोलते हैं, एलोपेसिया, है ना। पिछले साल एक बड़ी समस्या आई अमेरिका में, वैसे में देखा गया कि बच्चों में SIDS हो गया, है ना, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। बच्चा रात को सोया, सुबह जगह ही नहीं, मर गया था। रीजन की वहां की माओ ने अपने बच्चों को फीड नहीं कराया, बाहर से दूध पिलाए गए। तो ऐसी स्थिति में विटामिन B7 कमजोर हुआ, और विटामिन B7 जब कमजोर होता है तो वयस्क जो शिशु होते हैं, शिशुओं में SIDS हो जाता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन मतलब अचानक, इन्फेंट मतलब शिशु, और का मर जाना, ऐसा कोई सिंड्रोम कि सुबह सुबह कहते हैं अरे यार बच्चा सुबह बड़ा अच्छा खेल रहा था, पतंग से रतिया मरा हुआ आया। तो बेसिकली उसका, आप सोचो विटामिन की कमी कितनी खतरनाक है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं ना, तो हल्के में नहीं लेना, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की किसकी, एलोपेसिया की। तो ये देख रहे हैं ना, अगर इस तरह के बाल गिर रहे हैं ना, तो ये बाल गिरने का सिम्टम्स किसका होता है, हाँ, बाल 3 तरह से गिरते हैं, आगे से, बीच से और पीछे से। पीछे वाले बहुत कम गिरते हैं, बीच वाले ज्यादा गिरते हैं, हाँ। आगे वाला टेंशन की वजह से गिरता है ना। और बीच वाले बाल विटामिन की कमी से गिर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात की फंगस इन्फेक्शन, है ना। एक होता है टीनिया कैपिटिस, नाम सुना है, एक होता है ना हमारे पास टीनिया कैपिटिस। जो टीनिया कैपिटिस होता है एक प्रकार का फंगस है, तो इस फंगस के प्रभाव से हमारे बाल गिर जाते हैं, क्योंकि बाल का जो जड़ होता है, मान के चलो हमारा खोपड़ी है और बाल का जड़ अंदर में होता है ना, ऐसे इसके किनारे किनारे देखिए तो लिक्विड होता है, द्रव। कभी इसको टेस्ट किया है, बाल का नीचे वाला मीठा लगेगा हल्का, दूसरे का निकाल के देखना, है ना। कभी बाल नहीं खाए हो, हम कहाँ कह रहे खाओ, ये लोग खाते हैं, कौन, टीनिया कैपिटिस। और जब इसको खा लेंगे तो बाल हो जाएगा, सूख जाएगी जड़ें, और जब जड़ें सूखती हैं तो आप जैसे इस पे कंघा मारोगे, है ना, तत्काल ये बाल बाहर आ जाता है। ये टीनिया क्या करते हैं, अगले वाले बाल की जड़ में घुस जाते हैं। तो इस तरह से ये वहीं नीचे आराम से रहते हैं, और बाल के जड़ में जो लिक्विड है जिससे बाल को पोषण मिलता है उसका सेवन ये करते रहते हैं। और हम हर दिन कंघा मार मार के बाल को नीचे गिरा रहे होते हैं। और आने वाले दिनों में टाटा खत्म, है ना। फिर पता चला कि शादी करने के बिग लगा के साली करे जीजा जी, और सारा बिगड़ा बाहर, और जीजा जी खबरी आए गए अच्छे से, कह रहे कावे शादी करते हुए नहीं बताए थे कि हम टकले हैं, तब तो बिगड़ा घूम रहे थे। तो ये सारे काम किसको देते को, कुछ बदमाश सालियां होती हैं, कहा जाता है कि बस तो जाके जीजा जी कर देना। ओरिजिनल होगा तो बात ठीक है, डुप्लीकेट होगा तो निकल आएगा बाहर। और ध्यान देना,
अगर आप लोग कोई आगे नोचना, आगे यहाँ पे पीछे ओरिजिनल रहता है तो कोई कहेगी जाके पता करना, तो ये करना जी जा जी, ऐसे है ना, यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं। विटामिन B9 क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड। क्या हुआ, इसको भी क्या बोलेंगे, एंटी एनीमिया। ध्यान देना, सूखा खमीर, बतख और मुर्गी का अंडा, यकृत, सोयाबीन, मूंगफली, हरी पत्ता सब्जियां, टमाटर और फूल गोभी, इसमें कोई खास नहीं है। विटामिन B9 ध्यान देना, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि ये आरबीसी की मात्रा को क्या कर रहा है, बढ़ाता है, और इससे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, है ना, और इससे हमारे पास जो एनीमिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो, क्या होगी, समाप्त होगी, क्योंकि खून की कमी क्या कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। विटामिन B9 के बाद कौन सा है, विटामिन B12। ध्यान देना, यहां से सवाल ये बनेगा कि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें पादप स्रोत का कोई रोल नहीं है। आप देखिए तो ये मछली है, ये दूध है, अंडा है, केकड़ा है, मछली है। तो इसकी जो खास बात ये है, पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, साइनो, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट, एंटी एनीमिया विटामिन, और केवल जंतु स्रोत क्या हो जाएंगे, केवल जंतु स्रोत ही इसके स्रोत होते हैं, यानी मांस, यकृत, मछली, दूध और अंडा और पनीर। ध्यान देना, अगर कहीं भी पादप लिखा होगा तो आप क्या कर देना, उसको गलत काट दीजिएगा। विटामिन B12 पादप से हमें नहीं मिलता है, पहली बात ध्यान देना। B12 के बाद एक और बता रहा हूं, B17, कौन सा, B17, ये कहलाता है एमाइग्डलिन। क्या नाम है इसका, एमाइग्डलिन, केमिकल नाम है इसका, और इसको हम बोलते हैं कैंसर कारक विटामिन। क्या बोलेंगे, हाँ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में, भारत लेकिन इसको यही मानता है कि अगर हम विटामिन B17 का सेवन करेंगे या एमाइग्डलिन बढ़ाएंगे तो कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों, ये हमें मिलता कहाँ है, तो मैक्सिमम मिलता है जो कड़वा बादाम होता है, छोटा बादाम देखा आपने, वहां पर। दूसरा, नींबू के बीज में, कहां पर, नींबू के बीज में मिलता है। तीसरा, सेब का बीज, आपने मॉम देखा है, MOM लास्ट फिल्म थी उनकी, श्रीदेवी की, तो वहां पर सेब के बीज का सेवन कराते हैं। तो मुख्य तौर पर ये इसके स्रोत हैं, कड़वा बादाम, नींबू के बीज और सेब के बीज। लगभग जिसमें एल्कलाइड होता है उसमें विटामिन B17 प्राप्त होता है। अगर ये ज्यादा मात्रा में खाया जाएगा तो कैंसर होने के चांस होते हैं। कुछ देशों का ऐसा मानना है कि ये कैंसर दूर करता है, लेकिन भारत इसमें पक्ष अपना नहीं रखता। तो ये कुछ कुल मिला के हमारे पास B17 तक के विटामिन थे। अगला जो है कौन सा है, विटामिन C है। विटामिन C के दूसरे नाम ढेर सारे हैं। पहला क्या है, एस्कॉर्बिक, सबको पता है, मोटापा कम करता है, तो क्या हो जाएगा, मोटापा रोधी। संक्रमण दूर करता है तो क्या हो जाएगा, संक्रमण रोधी। इसके बाद स्टोन को कम करता है तो एंटी स्टोन, क्या, एंटी स्टोन विटामिन, ठीक है। और कोई नाम इसका बताओ, मोटापा कम करने वाला, संक्रमण दूर करने वाला, और एंटी अस्कर्बी, एक बीमारी होती है ना, एंटी अस्कर्बी विटामिन। तो ऐसे ढेर सारे इसके नाम है जो कि विटामिन C से जुड़े हुए होते हैं। सबसे ज्यादा कहां से मिलेगा, ये जो मैंने लिखा है बहुत क्रमबद्ध है। नंबर 1 आंवला, नंबर 2 अमरूद, इसको हम गरीबों का सेब बोलते हैं, क्या बोलेंगे। नंबर 3 पर संतरा, नंबर 4 पर, 5 पर सहजन की पत्ती, चौलाई, धनिया और अन्य खट्टे मीठे फल। इसमें जो आंवला है, इसको छोड़ करके, आंवला को छोड़ करके बाकी सारे पदार्थों को अगर आप गर्म करेंगे तो विटामिन C खराब हो जाएगा। आंवला गर्म करने पर या इसका पाउडर बनाने पर या इसका मुरब्बा बनाने पर विटामिन C लगभग बना रहता है, यानी पूरी तरह से नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप आंवले का पाउडर भी खा रहे हो तब भी आपको विटामिन C की मात्रा मिलेगी। एकमात्र अपवाद है, बाकी सारे अपवाद ऐसे हैं कि गर्म करने पर विटामिन C क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आगे बढ़िएगा। बसा में घुलनशील, पहला कौन सा है, विटामिन A है। विटामिन A का जो मामला है वो ये है, इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, ठीक है। इसके अलावा इसको हम बोलते हैं संक्रमण रोधी, क्या बोलेंगे, संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि संक्रमण रोधन के तौर पर 3 विटामिन के नाम आते हैं, A का, C का और E का। किसका, 3 ऐसे विटामिन हैं जो संक्रमण को कम करते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर तीनों में से किसी एक का चयन करना है तो किसका करेंगे, A का, ठीक है ना। ये सर्वाधिक है, क्या है, सर्वाधिक क्षमता इसके पास होती है। तो याद रखना, कई बार इस तरह से मामला गड़बड़ हो सकता है कि आपके मन में आए कि मैं तो तीनों में पढ़ा था, तो तीनों में किसका, A का,
और अब से हो सकता है पूछे तीनों एक साथ, तो एक साथ भी लगा दीजिएगा कि सी वाला भी संक्रमण कम करेगा, ए वाला भी करेगा। और कोरोना में लोगों ने संक्रमण से बचने के लिए किसका सेवन करना शुरू किया, जबकि वो बहुत अच्छे इंसान नहीं थे? हमें क्या खाना चाहिए था? ए, क्योंकि संक्रमण को मजबूत करने का मामला किसके पास है? ए के पास है। ध्यान देना, गाजर, पपीता, पका हुआ आम, पका हुआ कद्दू और घी, पनीर, ये इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है ना? पका कद्दू नहीं जानते हो? कद्दू को पका लो, पक जाएगा। पका मतलब खेत में पका, घर पे पका नहीं। लाल हो जाता है ना, पीला, ये भी पीला। चलिए, तो हाँ, कोहड़ा ना, उसी कद्दू बोलते हैं। हाँ, सीताफल। हाँ, तो पंपकिन जानते हो? चलिए ठीक है। तो ये इसके स्रोत हैं आपके विटामिन ए के। ध्यान देना, विटामिन ए का जो मामला है, इसको हम आंख का किसका विटामिन बोलते हैं? आइज विटामिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर विटामिन ए कमजोर हुआ तो रतौंधी, कौन सी बीमारी? रतौंधी। एक और बीमारी तो जीरोप्थैल्मिया, कौन सी? जीरोप्थैल्मिया। ध्यान देना, अगर किसी को रतौंधी हो रही है तो क्या खराब होगा? रेटिना। क्या? रेटिना। और जीरोप्थैल्मिया हो रहा है तो कॉर्निया। क्या खराब होगी? कॉर्निया। याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है, रतौंधी में रेटिना और जीरोप्थैल्मिया में कॉर्निया, और दोनों किसी कमी से होगा? विटामिन ए की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास दो फिगर है, एक में रतौंधी है, एक में बिना रतौंधी है। आपको क्या इसमें सड़क दिख रही है और इसमें? ठीक है, तो जिसको रतौंधी नहीं हुई है उसको यह साफ दिख रहा है, जिसको रतौंधी हो गई है उसको यह अंधेरा दिख रहा है। आपको दोनों दिख रहा है ना, तो आपको रतौंधी नहीं है, रतौंधी वाले को ये नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा है ये? विटामिन डी। विटामिन डी को हम किस नाम जानते हैं? क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल। ध्यान देना, एक बड़े व्यक्ति थे, उनका नाम था रुडोल्फ बिडनस। क्या नाम था? रुडोल्फ बिडनस। और रुडोल्फ बिडनस ने इस पर खूब रिसर्च किया और बताया कि विटामिन D1 जो होता है ये D7 तक जाता है। कितना? D1 से D7 तक, यानी विटामिन के 7 प्रकार होते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जो हमारे पास विटामिन है वो दो तरह। कितने हैं? एक है विटामिन D2। कौन सा है? विटामिन D2, इसको बोलते हैं आर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलेंगे? आर्गो कैल्सीफेरॉल। और दूसरा है विटामिन D3, और D3 को बोलते हैं कैली कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना? ध्यान देना, जो कैली कैल्सीफेरॉल है ये हमें मिलता है सनलाइट से। कहां से मिलेगा? सनलाइट से। और हम लगभग 70 से ज्यादा % विटामिन डी कहां से प्राप्त करते हैं? D3 से। और जो D2 है ये हमें मिलता है भोजन से। कहां से? भोजन से। जैसे समुद्री भोजन। कौन से? समुद्री भोजन, या मशरूम, या घी। कहां से? घी से। या मोटे अनाज। कहां से मिला? याद रखेगा, समुद्री भोजन से, मशरूम से, घी और मोटे अनाज से। ये D2 जो है ये हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियमित करता है, नियंत्रित कराता है। और D3 जो है ये मुख्य तौर पर सूर्य के प्रकाश को खींच करके विटामिन डी बनवाने में भूमिका निभाता है और हार्मोन जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करेगा? एकमात्र ऐसा विटामिन है आपकी श्रृंखला में जो हार्मोनल बिहेव कर रहा है, वो कौन सा है? अभी इस पर बहस चल रही है कि विटामिन डी को विटामिन से हटाया जाए और इसका नाम रखा जाए हार्मोन। क्या? विटामिन डी हार्मोन। हालांकि बहस का मुद्दा ही है, हटा नहीं है। तो सवाल आ सकता है कि कौन सा विटामिन हार्मोनल बिहेव करेगा, तो कौन हो जाएगा? विटामिन डी। ध्यान देना, विटामिन डी अगर कमजोर पड़ रहा है तो क्या क्या होगा? पहली बात तो रिकेट्स, इसे बोलते हैं बच्चों का सूखा रोग। ठीक है ना? तो बच्चों का सूखा रोग हो जाएगा। पहली बात तो इससे क्या होगा? बच्चे का पेट बाहर आएगा और हड्डियां मुड़ जाएंगी, कुछ इस तरह से बच्चा दिखाई देगा। पैर मुड़े होंगे और पेट बाहर आएगा, बच्चा दुबला पतला रहेगा। एक और समस्या होती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। क्या बोलेंगे? ऑस्टियोमेलेसिया। और ये होता है बड़ों का सूखा रोग। क्या होगा? बड़ों का सूखा रोग होगा। ठीक है ना? एक और बीमारी होती है ऑस्टियोपेरोसिस। क्या होगा? ऑस्टियोपेरोसिस। और जो ऑस्टियोपेरोसिस है इसमें हड्डियां टूट जाती। क्या हो जाती हैं? हड्डियां कई जगहों से टूट जाती हैं। एक और होती है बीमारी जिसे कहते हैं टिटैनी। क्या बोलेंगे? टिटैनी रोग। और इसमें होता है मांसपेशियों में ऐंठन। क्या होगा? मांसपेशियों में ऐंठन। कई लोग देखे तो अपने हाथ पैर में बांधते हैं, वो नहीं, काला धागा भी बांधते हैं। दूसरा, सोते समय गमछा बांध के सोते हैं।
तो बेसिकली वो टिटैनी के शिकार है, उन्हें उनको विटामिन डी अपना क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, D3 की गोली खानी चाहिए। एक और ध्यान देना, दांतों में खोड़न हो जाता है, कैविटीज जानते हो ना, हाँ, दांतों में सड़न, दांतों में सड़न। तीसरा कुबड़, कुबड़ जानते हैं, हाँ, कमर से झुक जाना। इतनी समस्याएं होती हैं अगर विटामिन डी क्या हो गया, कम पड़ा तो। यहां से सवाल करिएगा, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बहुत तीव्र गति से चलने वाली कक्षा है। क्या, अच्छा अच्छा, बहुत तेज गति से हम लोग चल रहे हैं, धीमा है, ठीक है, हो गया ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के बाद आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास है दो और है ना अभी, विटामिन ई, इसे क्या बोलते हैं, टोको फेरोल, और कहते हैं ब्यूटी विटामिन, क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, और क्या बोलते हैं, एंटी रिंकल, झुर्री, एंटी रिंकल विटामिन कहते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं बांझपन रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन। इतने सारे नाम है इसके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब ये कम होगा तो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। इसके अलावा फर्टिलिटी कमजोर हो जाती है महिलाओं में। तीसरा, जो सुंदरता है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है ना। दूसरा, फूल गोभी टमाटर, फूल गोभी और टमाटर। तीसरा, सूखे मेवे, क्या, सूखे मेवे, इन सब का सेवन करना चाहिए। इसके बाद विटामिन ई है, कौन सा है, के, और विटामिन के को हम बोलते हैं फिलोक्विनोन, क्या बोलेंगे, फिलोक्विनोन। इसको बोलते हैं नैप्थोक्विनोन, क्या बोलेंगे, नैप्थोक्विनोन। ध्यान दीजिएगा, इससे एकमात्र सवाल पूछते हैं, वो ये है कि रक्त का थक्का बनाता है, ठीक है, ये बार बार सवाल आता है ना, रक्त का थक्का बनाने कौन सा है, तो यहीं पर आपका विटामिन क्या हुआ, संपन्न हुआ। अगला इसके बाद हमारे पास है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जैसी आप पढ़ेंगे, अब आप रासायनिक तौर पर और समृद्ध हो जाएंगे। क्यों, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और लास्ट में क्या है, नाइट्रोजन है। अमीनो एसिड में दो ग्रुप जुड़ता है, एक तो अमीन NH2 और एक कार्बोक्सिलिक COOH। इन दोनों ग्रुपों से मिलकर अमीनो एसिड बनते हैं, और ये अमीनो एसिड हमारे शरीर के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाते हैं। खास करके जो हमारी शरीर का जैसे सेल बन रहा है या पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसको बनाने के लिए इनकी भूमिका निभाते हैं। कुछ लोग जिम जाते हैं ना, ये वाले, तो ये जो जिम वाले हैं भाई साहब लोग, ये वास्तव में कैसे हैं, अच्छे खासे अमीनो अम्लों की पूरी इनके पास क्षमता है। जिनका शरीर ऐसा होगा दुबला पतला टाइप का, इनके पास क्या है, अमीनो अम्ल ज्यादा होता नहीं है। यही कहानी प्लांट को लेकर के है, ध्यान देना। जिन प्लांट के पास अच्छी खासी मात्रा का अमीनो एसिड है वो ठीक ठाक होते हैं, और जिन प्लांट के पास अमीनो अम्ल नहीं है वो बिल्कुल सूखे सूखे से रहते हैं। यानी अमीनो एसिड प्लांट के लिए भी महत्वपूर्ण है और एनिमल के लिए भी महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, पूरी पृथ्वी पर लगभग 300 पर कितने प्रकार के, 300 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल कितने प्रकार के, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक माने जाते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं हमारे लिए यानी कि ह्यूमन के लिए, तो इन 20 में से ध्यान दीजिएगा 20 में से 10 ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इसेंशियल, कैसे होते हैं, इसेंशियल होंगे, यानी कि इनको हम आवश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं, आवश्यक, और इन्हें हमें बाहर से लेना पड़ता है। और 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, स्वतः बन जाते हैं, यानी कि नॉन इसेंशियल मान के चलिए। तो ये सवाल अभी तक यही आया है, कितने इसेंशियल और कितने नॉन इसेंशियल। ध्यान रखिएगा, अमीनो अम्लों को मिला करके जब आप अमीनो एसिड बनाएंगे तो लगभग जब 20 प्लस अमीनो एसिड आप मिला लेते हैं तो इससे बनता है प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, अमीनो एसिड चाहिए। यानी कि आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की यूनिट कौन सी है, अमीनो एसिड होती है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक प्रकार की जटिल, क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है, और जटिल कार्बनिक यौगिक के नाते ये बना किससे है, टोटल अमीनो एसिड से, और कितना, 20 प्लस। ध्यान देना, हमारे आसपास जो प्रोटीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल और एक होते हैं संयुग्मी। कैसे होते हैं, कॉन्जुगेटेड। जो एग्जाम में सवाल बन रहा है वो सरल से बनता है, कॉन्जुगेटेड से ज्यादा नहीं बनता। दो वैज्ञानिक इससे कनेक्टेड हैं, एक है जोहान्स मुल्डर, नाम सुना है,
और एक और है इससे जुड़े हुए, वो है जैकब बर्जीलियस। क्या नाम है? जैकब बर्जीलियस। तो जो बर्जीलियस हैं ये इनको हम खोजकर्ता के तौर पर मानते हैं, और जो जोहान्स मुल्डर है इनको हम व्याख्याकर्ता के तौर पर। कैसे? हाँ, तो बर्जीलियस ने बताया और मुल्डर ने इसकी व्याख्या को और स्पष्ट किया। ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के जो हमारे पास प्रोटीन है, एक तो हमने कहा सरल और दूसरा क्या काम ने? संयुग्मी। जो सरल प्रोटीन होते हैं ये केवल और केवल किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। इनमें और कोई ऐसी अवधारणा नहीं होती है केवल 20 तरह के अलग या समान प्रकार के प्रोटीन मिल जाए, अमीनो एसिड तो क्या बन गया? सरल प्रोटीन। लेकिन जब हम बात करते हैं संयुग्मी की तो इसमें थोड़ा सा मामला बदल जाता है। बदल ये जाता है कि अमीनो अम्लों के अलावा जब हम और कुछ जोड़ते हैं अदर ग्रुप, तब जाकर के क्या बनता है? संयुग्मी प्रोटीन। जैसे अभी आपने पढ़ा लिपोप्रोटीन, सुना है? तो लिपोप्रोटीन में क्या था? फैट प्लस प्रोटीन। तो जब हम लिपोप्रोटीन बनाते हैं तो वसा के साथ जोड़ते हैं अमीनो एसिड, तो क्या बन जाएगा? लिपोप्रोटीन। ऐसे ही हमारे पास और प्रोटीन है, जैसे एक शब्द होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और जब हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाएंगे? और प्लस में जोड़ते हैं अमीनो एसिड, तो यह कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है क्रोमोप्रोटीन। क्या होता है? क्रोमोप्रोटीन। और जब हम क्रोमोप्रोटीन की बात करते हैं तो हम जोड़ते हैं अमीनो एसिड और प्लस में हम जोड़ते हैं क्लोरोफिल। क्या बोले? या हो सकता है हम जोड़ दें हीमोग्लोबिन। क्रोमो को तो कलर, क्रोमो तो क्या होता है? कलर या रंग। तो इस तरह से जो संयुग्मी प्रोटीन हमारे पास आया वो अमीनो अम्लों के अलावा कार्बोहाइड्रेट जोड़ दिया, या वसा जोड़ दिया, या तो कोई कलर जोड़ दिया, तो क्या हो गया? वो कंजुगेटेड हुआ। और सरल में क्या हो जाएगा? केवल 20 या 20 से ज्यादा प्रकार के अमीनो अम्लों को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा? सरल प्रोटीन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि नाम हमारे क्वेश्चन पेपर में सबके डाले गए हैं। चलिए, दो बीमारी होती है, एक होता है मैरस्मस, एक होता है क्वाशियोरकर। यहां से जो सवाल बनेगा ध्यान देना, मैरस्मस जो बनेगा ये बनेगा 18 माह तक। कितना? 18 माह के बच्चों को होता है, और ये होता है प्रोटीन की कमी से और प्लस में एनर्जी, किसी कमी से? ऊर्जा। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों किसको कनेक्ट कर रहा है? मैरस्मस को। और ये जो है ये लगभग 18 से लेकर के 4 साल तक के बच्चों में होता है, यानी 18 माह से 4 साल। और ये ओनली किससे? प्रोटीन की कमी से। किससे? हाँ, तो ये सवाल कई बार आया हुआ है कि मैरस्मस प्रोटीन प्लस एनर्जी और क्वाशियोरकर ओनली प्रोटीन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहीं पर आपका समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन उठाइए। ये आपको मिला होगा, पेपर है, हम लोगों ने एक पड़ाव पूरा किया, पहला उठाइएगा, पढ़िएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? माल्टोज। ये गलत है ना? माल्टोज जो है यह जौ किसकी शर्करा है, और शहद किसका है? फ्रक्टोज ना? ठीक है, तो ए का कौन सा हो जाएगा? सी। आगे बढ़िए। ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन सा सही है? कार्बो। दैनिक आवश्यकता पूछा, किसका? दैनिक। कौन सा है? यह जटिल है ना, जिसको हम भोजन के तौर पर शामिल करते हैं, ये बताना। सही है ना? लैक्टोज और केसीन और विटामिन B12, ठीक है ना? बिल्कुल, आगे बढ़ा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। आगे बढ़िए। दूध में मिठास क्या हो जाएगा? लैक्टोज। आगे बढ़ाइए। दवाओं की आपूर्ति के लिए कैप्सूल किस चीज की है? ये पॉली। सही है, ओके। रमेश किसी फैक्ट्री मजदूर है? हाँ ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। नहीं 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 लगा सकते। इसको बताओ, कार्बोहाइड्रेट में 1:2 अनुपात है? सही है। कार्बन वसा ऊर्जा के सबसे बड़ा स्रोत है? सही है। पेड़ की छाल सेलुलोज की होती है। आयोडीन की बूंद के द्वारा भोजन में मौजूद स्टार्च का पता लगाते हैं। हमारी पुस्तकें नोट किसकी बनी है? कीटों की त्वचा डेक्स्टिन की बनी होती है। साइटिन की है ना? तो गलत कौन सा हुआ? केवल 6 हो गया। बहुत बड़ा सा सवाल था भाई ये तो। आगे देखते हैं, बताना।
सवाल नंबर 10, इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर ग्लूकोज का संचयन नहीं होता। ग्लाइकोजन को प्राणिज कार्बोहाइड्रेट, सही है, प्राणी में होता है ना। राइबोज नामक शर्करा डीएनए और डीऑक्सी राइबोज उबले आलू और चावल में सेलुलोज होता है। क्या होता है? सही है ना। तो क्या हो गया? डी वाला। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी बहुत जल्दी से पहले उत्तर दिया करें। ये लोग जल्दी देते हैं, आपको जल्दी से पहले देना है ना। इतना तेज दीजिए उत्तर की तूफान आ जाए। आ गया ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेत में लंबे समय तक पड़ी रह जाने वाला बीन्स, लौकी, कद्दू, तोरई में किसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती? सेलुलोज। अरे देखा होगा तोरई वगैरह टाइट नहीं हो जाता तो क्या हो जाएगा? सेलुलोज। कृत्रिम मधुरक कम कैलोरी युक्त और सोने, ये तो पढ़े हो ना आप लोग। कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? सुक्रोज। कौन सा? बाकी तो है ना, सैक्रिन, नियोटेम, सुक्रोज, एस्पार्टेम सब पढ़े हो। इसका बताना क्वेश्चन नंबर 13। छोटी आंत से निकलने एंजाइम सुक्रोज को पचाते हैं। सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। कार्बोहाइड्रेट भंडारण करते हैं, संरचना भी बनाते हैं। काइटिन याद है ना। और माल्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज और, सही है ना। तो गलत कौन सा हुआ? डी वाला। आगे बढ़िए। कौन ऊर्जा का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है? कौन सा हो जाएगा? समझ पाए ना अब। दैनिक पूछे तो कार्बोहाइड्रेट, नॉर्मली पूछे तो फैट। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किसमें होती है? ये तो आपके यहाँ आया हुआ सवाल है। संतृप्त वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होते हैं। घी, मक्खन, चर्बी संतृप्त वसा है। संतृप्त वसा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। संतृप्त वसा का समान तापमान पर द्रव में होती है। कैसी होगी? तो कौन सा हो गया? गलत ढूंढना है ना। ठीक है। 15 का नहीं, डी नहीं होगा, सोयाबीन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में संतृप्त वसा है? सैचुरेटेड फैट बताओ। पक्का? ये वाला है ना, नारियल, और हम लोगों ने पढ़ा है ना अभी। हाँ, डालडा, सही है। ट्रांस है ना। हाँ, कैसा हो जाएगा? ट्रांस फैट। संतृप्त वसा और परसंतृप्त का अधिक व लंबे समय तक सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मोटापा बढ़ाते हैं, धमनियों जमाव, मस्तिष्क की कार्य क्षमता प्रभावित करेंगे, गैर संचारी मधुमेह बढ़ाएंगे। इनमें से ये सवाल बहुत जहर सवाल होते हैं, ध्यान देना। कई बार गलती क्या कर बैठते हैं हम कि उसी में जरा सा गलती कर देगा और 1 2 3 4 सभी लिख दिया, आप एकदम पकड़ के उसको सारा सही है इसमें। तो ऐसा मत करना। अगर ऐसे सवाल मिलेंगे एग्जाम में तो प्रॉपर सारे विकल्पों को 2 बार कम से कम पढ़िएगा। उसके बाद आप अगर अस्वस्थ हैं कि मैं सब कुछ सही मानता हूं, तभी क्या करिएगा? सभी सही करिएगा। यूपीएससी अगर इस तरह के सवाल देता है तो 90% चांस रहता है कि सारे सही नहीं। लेकिन एक और खास अच्छी बात है कि अगर राज्य की परीक्षाएं इस तरह का सवाल देती हैं तो 90% चांस रहता है कि सही रहते हैं। क्या हुआ? गैर संचारी रोग मधुमेह आदि के कारक बनते हैं। देखो, जब आप इसको परासंतृप्त खाओगे तो मोटापा बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा तो मोटापा ही और रोगों का जनक है और वही आपका बॉडी में मधुमेह भी उत्पन्न कर देता है ना। मधुमेह का मतलब क्या हुआ? मोटापा बढ़ी और आपने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद अब आपका जो बीटा सेल है वो काम करना बंद कर देगी, पैनक्रियाज पर असर जाएगा। तो मोटापा बढ़ना ही मधुमेह की शुरुआत है। इसलिए हमें सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। अब करते हो तो अच्छी बात, ना करो तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखना। तथा वसा के कार्यों में कौन सा कथन सत्य है? तापमान का नियंत्रण, सही है। कोमल अंगों की सुरक्षा, कोशिका और ऊतकों का निर्माण, क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़िए। 21 बताना। 21 वसा निर्माण की प्रक्रिया को एस्टरीफिकेशन कहते हैं। बिल्कुल। फैटी एसिड अभी हमने बात की थी ना, और प्लस में ग्लिसरॉल, क्या इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। क्या कहेंगे? वसा अल्कोहल और पेट्रोल में घुलनशील नहीं होती, होती है। गलत हो गया। कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन, विटामिन डी आदि बनाते हैं।
सही है ना? और वसा का खराब होना, पढ़े हो? तो कौन सा हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 21 का बी। 22 बताना। 22 ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का स्रोत कौन सा नहीं है? समझ गया ना? क्योंकि ये क्या है? संतृप्त है ना, तो ये अच्छा स्रोत नहीं होगा। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन की LDL के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गुड थोड़ी है ये बैड है ना। वसा बढ़ाती है और प्रोटीन की मात्रा को, और हम कैसे बन जाते हैं? ऐसे बन जाते हैं, है ना? तो उत्तर क्या हुआ आपका? ए वाला। क्वेश्चन नंबर 23 है ना? 24 देखना, बताना थोड़ा बड़ा सा है। अमीनो अम्ल में रासायनिक रूप में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी होते हैं, हमारी शरीर का निर्माण करते हैं। 10 अमीनो अम्ल हमारे लिए आवश्यक हैं, और अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां पे देखो ना, नहीं लिखा है ना। अब सोचो कि मैं फंस रहा था, आप भी फंस सकते हो। नहीं फंसे थे? कितने लोग फंस गए थे? जरा सा नहीं लिखा है। तो आप जब देखो, इस बार जब आप जाओगे, भले ही ई से प्राण छोटा है, लेकिन ऐसी गलतियां हो सकती हैं नहीं वाले में, तो बहुत धैर्य से सुनना उसको। तो उत्तर क्या हो गया आपका? बी वाला। 24 का बी। यूट्यूब पर जो देख रहे हैं वो भी बी लगा दें। अभी जब हमारा देख रहे थे तब लगाते हैं। ऐप पर बहुत तेज चल रहा है, एकदम धुआं कर दिए हैं, है ना? चलिए, यूट्यूब वाले के साथ समस्या क्या है कि जैसे हमारा जब देखेंगे कि मास्टरवा कौन लगाया, तो वही वो लगा लेते हैं, बाकी इंतजार करते रहते हैं कि भी बोलोगे है ही, तो मैं काहे को परेशान हूं। चलिए, सबसे बड़ा जो क्रिटिसाइज ऑडियंस होती है वो यूट्यूब की होती है। उसको अगर नहीं पसंद आया तो भाग जाएगी अभी, जजमेंट देते हैं ताजा, कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर, समझ नहीं आ रहा है। चलो, आज दोस्त आया उसका, अरे काहे बैठे हो, चलो नाश्ता करते हैं, फिर आके देख लेना, अभी तो मरेंगे ही 9 बजे तक। पॉज कर देना, वो होता ना, आप हमें चाहो तो ऐसे कर दो, मैं ऐसे तिरछा बन जाऊंगा, है ना? किसी ने मेरा वो वाला वीडियो डाल दिया, मैं देख रहा था, कौन सा? अक्षय कुमार वाला निकाल के। तो एक दिन मुझे टैग किया, हम देखे, हम कह रहे ऐसे सा वीडियो क्यों डाल देते हो? हमारे घर वाले देखेंगे पढ़ाने गया है, क्या करने गया है ये? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगाना। मानव के बाल, नख, ऊपरी त्वचा, क्या है ये? केराटिन है ना? हाँ। एल्बुमिन कहाँ होता है? अंडा में, और दूध में ना, और रक्त में, 3 जगह पे। इलास्टिन कहाँ होता है? ये होता है हमारी त्वचा के नीचे। कहाँ होता है? त्वचा के नीचे। बाकी ऑक्सीटोसिन तो हार्मोन है ना? केराटिन लगा देना। उत्तर क्या हो गया? केराटिन। एक्स्ट्रा लिखते चलो, एक्स्ट्रा लिखते चलो। मानव के दांत, आंख, अस्थि, बाल की जड़ में कौन सा विटामिन है? ध्यान देना, जहां शरीर में सफेद रंग दिखेगा वहां कोलाजन होगा। क्या होगा? सफेद देखना। मानव का दांत व्हाइट, आंख व्हाइट, अस्थि व्हाइट, बाल की जड़ कैसी है? व्हाइट। तो जहां जहां व्हाइट होगा वहां क्या होगा? कोलाजन। चलिए लगाना, आगे बढ़िए। 27 बताना। विकल्प का चयन करिए। ग्लूटेलिन गेहूं सही है, एल्बुमिन रक्त सही है, हिस्टोन, हिस्टोन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। कहाँ होता है? गुणसूत्र में होता है ना हिस्टोन। हाँ, ये सही कर लेना, हिस्टोन जो होता है वो गुणसूत्र में होता है। हाँ, फाइब्रोइन रेशम का धागा सही है ना? तो गलत कौन सा? केवल 3। केवल 3 कहाँ गया? सी वाला। केवल 3 लगा देना, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 28 बताना। सही है ना? क्या हुआ? डी। जब प्रोटीन के निर्माण द्वारा अमीनो अम्ल और वसा दोनों शामिल हो तो क्या बोलेंगे इसको? क्या? लिपो। लिपो कर देना, ठीक है ना? क्या हो गया? डी वाला। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ होगी? ठीक है, लगभग 40 ग्राम प्रति 100 ग्राम। कितनी होती है? 100 ग्राम सोयाबीन खाएंगे तो 40 ग्राम प्रोटीन मिलती है, लेकिन प्रोटीन को हम एक सोर्स से नहीं खा सकते, नहीं बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन खाने का परिभाषा है कि कम से कम 4 स्रोतों से दिन भर में हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब वो 4 स्रोत कौन कौन से हैं? सोयाबीन खाते हो? हाँ, और अरहर की दाल, तुअर, मसूर की दाल,
दूध 5 ग्राम दिन। तो एक स्वस्थ मनुष्य की जो परिभाषा मैं बता दे रहा हूं कि उसको दिन भर में अपने वजन के हिसाब से प्रति ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए और 4 स्रोत कम से कम होने चाहिए। अकेले अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खा लोगे भाई साहब, बौराए हुए ठहरोगे दिन भर। जैसे नशा करे हुए कोई पूछेगा नाम क्या है, तो हमारा नरेंद्र मोदी नाम है हमारा, यही बताओगे। क्या काम क्या करते हो? जनता को ऐसे ही उनके लिए काम करते हैं, है ना। तो हाई प्रोटीन लेने से कैंसर हो जाएगा, हाई प्रोटीन लेने से आपका किडनी फेल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ये जो पिलाते नहीं वो कौन वाले, ये जहाँ जिम खाना जानते हो, तो बड़ा बड़ा डब्बा आता है, प्रोटीनवा पिला पिला के किडनियां खराब कर डालते हैं। पता चला गए थे भैया जिम बनाने, बॉडी, अब बॉडी तो बन गई बाहर से। एक दिन मैं गया सैलून में, तो दाढ़ी बनवा रहा था और बाल का, तो हमसे बता रहा है ऐसे बड़ा टैनिंग हो गया है। हम कहे टैनिंग क्या होता है बे? तो कह रहा है कि इसमें कुछ लगा के रगड़ दे एकदम चमक जाएगा। हम कितने लोग है? कहे 700 रुपया। हम कहे का खाए हो? कह रहा है कि पान बहर। हम कहे जो पान बहर खाए हो ना, इसी से टैनिंग खराब हो रही तुम्हारी। बादाम खाओगे तब ताकत आएगी, पान बहर खाने से ताकत नहीं आएगी। और जो हमारा तुम मूर्ख बना रहे हो ना, हम बादाम बहुत खाते हैं, ठीक है, तुम्हारी क्रीम से हम चमकेंगे नहीं। तो ऐसे देख रहा हो, हमको तुमको ही बता दें, इसको कभी मत लगाना, खतरनाक चीज होती है, चेहरे पे कैंसर हो जाएगा। 2-4 और देखना शुरू कर दिया हमको, तो क्या गलत ग्राहक पकड़ लिए हैं, हम कहे अंदर से खाओ, अंदर से ताकत बढ़ाओगे चमकेगा। और गुटखा खाए घूम रहे हो, बता रहे टैनिंग हमारी दूर करोगे, अपना पहले सही करो। तो ये सब फंसाते हैं, है ना। जानते हैं मोटा ग्राहक है, पैसा ऐसा ऊपर रखा था ना, देख लिया था, 500-500 नोट रखा था, ढेर सारा निकाल कहीं लाया था, वो देखा गया कि जेब खाली करो इसकी। हाँ, तो हर्बल बता के लगा देंगे। अंके घर से लाए हो क्या? नहीं, खरीद के बहुत मारेंगे की। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31। प्रोटीन के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कोशिका ऊतकों का निर्माण, अम्ल क्षार की मात्रा का नियंत्रण, उपरोक्त में से एक से अधिक, सारे हैं। अच्छा गलत है, हाँ, उसको सही कर लेना, तो सत्य कर दो, वो गलती से हो गया होगा, सत्य कर देना। कौन सा कथन सत्य है? एक से अधिक। अब सही हो गया ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। दूध का सफेद रंग पक्का? अच्छा पनीर का सफेद रंग, दही का सफेद रंग। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार और वीडियो आपको मिलती रहे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।